यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 71। तो तुम कैदियों को भागने में कैसे मदद करने का प्लान बना रहे हो? ले जुवान ने हैरानी से पूछा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता, वांग हाओ ने उंगली हिलाते हुए कहा। मैं प्रोफेशनल एथिक्स वाला आदमी हूँ। ले जुवान ने वांग हाओ को घूरा लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। हालांकि उसके दिल में थोड़ी सावधानी आई। वांग हाओ के बारे में वह जितना जानती थी, वह बिना मोरल वाला आदमी था, किसी भी चीज़ से डरता नहीं था। अगर वह कुछ अजीब करता तो उसे हैरानी नहीं होती, खासकर जब यह आदमी वांग हाओ बहुत चालाक था और अक्सर घटिया और अनजाने तरीके इस्तेमाल करता था, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ता था। स्टूडेंट वांग हाओ, देखो ये तुम्हारे टेस्ट के हैं या नहीं? यूनिफॉर्म वाली सुंदरी जो पहले गई थी, डिशेस की एक ट्रे लेकर लौटी। उसका क्लीवेज काफी नीचे था और वह खास तौर पर झुकी हुई थी, जैसे डर हो कि वांग हाओ देख न ले। थैंक यू। वांग हाओ ने यूनिफॉर्म वाली सुंदरी पर ध्यान दिए बिना खाना ले लिया, जिससे उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखी। वह बस बात मानकर पीछे हट सकती थी। वह लगभग खुद को तुम्हारे सामने फेंक रही है और तुम उसे जाने दे रहे हो। तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं है। ले जुबान खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। एक सच्चा जेंटलमैन हमेशा लालच को रोक सकता है, ठीक है? वांग हाओ ने आंखें घुमाई, फिर मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा जब खूबसूरत ले जुबान मेरे साथ है तो मैं दूसरी औरतों को क्यों देखूंगा? बड़ा बिगड़ैल। ले जुबान ने वांग हाओ को आंखें घुमाई, लेकिन वह मन ही मन खुश भी महसूस कर रही थी। कोई भी औरत तारीफ को नापसंद नहीं करेगी, भले ही वह किसी बेशर्म बदमाश से मिली हो। तभी जिया वेई की गुस्से भरी आवाज दूर से आई, क्या तुम जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हो, बच्चे? वांग हाओ और ले जुबान ने मुड़कर देखा तो एक जवान आदमी जिया वेई का सामना कर रहा था, बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। उसके पीछे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट थे, जो जिया वेई की तरफ के कुछ 100 स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा थे। यह आदमी ब्लू स्टार से कियान कायांग है। उसकी साधना मार्शल मास्टर लेवल 4 तक पहुंच गई है और वह इस सिलेक्शन कंपटीशन में एक पॉपुलर कैंडिडेट है। सिर्फ एक दिन में उसने 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है। उसके तरीकों को कम नहीं समझना चाहिए, ले जुबान ने धीमी आवाज में बताया। वांग हाओ ने कियान कायांग की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, वह आदमी बेकार है लेकिन उसका इक्विपमेंट अच्छा है। ले जुबान ने आंखें घुमाई और 3 मिनट तक चुपचाप कियान कायांग के लिए दुख मनाया। वांग हाओ का निशाना बनने के लिए आज उसकी किस्मत बहुत खराब रही होगी। जिया वेई है ना? कियान कायांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे इलाके में लोगों को रिक्रूट करना तुम्हारी तरफ से गलत है, लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो हम मिलकर कैदियों की सेना को जरूर हरा सकते हैं। ओह नहीं, कियान कायांग अब बड़ी मुसीबत में है। ले जुबान ने अपनी आंखें ढक लीं, आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। जिस भी आदमी ने जिया वेई को छेड़ने की हिम्मत की, वह हॉस्पिटल पहुंच गया। बेशक उस भयानक वांग हाओ को छोड़कर बाकी किसी को नहीं बख्शा गया। हे, जिया वेई के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके हाथ में बड़ी तलवार धीरे धीरे उठी और एक डरावनी ताकत ने उसे घेर लिया। भाड़ में जाए। जिया वेई दहाड़ी और बड़ी तलवार ने सीधा वार किया, जिससे एक तलवार की ची हवा में उड़ गई। कियान वानयान की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी कलाई पर एक ब्रेसलेट तुरंत एक एनर्जी शील्ड में बदल गया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ दोनों के बीच से हवा की एक तेज लहर निकली। उनके आसपास के सभी लोग, इस लहर ने उसे तुरंत उड़ा दिया। आउच! सब लोग जमीन पर गिर पड़े, उनके चेहरे डर से भर गए। जिया वेई नाम की इस छोटी लोली में कितनी डरावनी ताकत थी। बड़ी बहन बहुत ताकतवर और हावी है। जिया वेई के पीछे खड़े छोटे भाई खुशी से चिल्लाने लगे, उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। ये सीन देखकर वांग हाओ की बोलती बंद हो गई। ये लोग सच में बहुत बुरे थे। क्या वे भूल गए थे कि किसने उन्हें पीटा था और छोटे भाई बनने पर मजबूर किया था? कियान वानयान का हाथ नीचे लटक गया, मुड़ गया और टेढ़ा हो गया। उसका चेहरा दर्द से भर गया था और उसकी आंखों में गहरा सदमा था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मार्शल मास्टर लेवल 4 पर वह मार्शल मास्टर लेवल 1 के एक तलवार के वार का भी सामना नहीं कर पाएगा। अगर उसे पता होता कि जिया वेई की ताकत इतनी ज्यादा है तो वह कभी भी इस तलवार का सामना नहीं करता। बॉस, आप ठीक हैं? कियान के पीछे खड़े छोटे भाइयों ने पूछा। वानयांग जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, चार्ज करो। कियान वानयांग ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ। छोटे भाइयों ने सिर हिलाया, हाथ हिलाए और चिल्लाए, सब लोग एक साथ जाओ और बॉस का बदला लो, मार डालो। अगले ही सेकंड मारने के नारे लगने लगे और हजारों लोग जिया वेई की तरफ जोरदार तरीके से दौड़ पड़े। हम मौत की तलाश में, जिया वेई ने ठंडी आवाज में कहा, हाथ में बड़ी तलवार पकड़ी और आगे कूद गई। अपनी बड़ी बहन को इतना गुस्सैल देखकर जिया वेई के पीछे खड़े छोटे भाइयों ने भी देर नहीं की। उन्होंने अपने हथियार निकाले और आगे बढ़े।
लेजुवान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए हूं? तुम्हारी हिम्मत किसी पर हमला करने की है? वांग हाओ की पलकें झपकीं। गुस्से में औरतें सच में डरावनी थीं। हालांकि शो देखना अच्छा था। बूम! एक पल बाद पूरा हॉल लगातार तेज आवाज़ों से भर गया। जिया वेई एक इंसानी टायरानोसॉरस रेक्स की तरह थी, जहां भी जाती थी तबाही मचाती थी। लेजुवान एक आसमानी जानवर की तरह थी जो भीड़ के बीच से गुजर रही थी। असली एनर्जी से बनी गोलियां ऐसे चलाई गईं जैसे उनका कोई खर्चा ही न हो। वांग हाओ ने अपना खाना खाया और लड़ाई देखी, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा था और कभी कभी कुछ शब्द चिल्ला भी देता था। अरे बेवकूफ़, वे तुम्हारे सिर पर मारेंगे, तुम अपना पैर क्यों उठा रहे हो? और क्या तुमने किसी को पीछे से हमला करते नहीं देखा? सच में बेवकूफ़। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, तुम अपने आसपास के लोगों को भी मार रहे हो। तुम बेवकूफ़ के अलावा और क्या हो सकते हो? युवक, तुम छिप क्यों रहे हो? उसकी कल्चर तुम्हारे जितनी ऊंची नहीं है, तुम किस बात से डर रहे हो? जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जल्द ही घमंडी वांग हाओ को गुस्साए स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने टारगेट किया। क्या बकवास है, तुम मुझसे पंगा लेने आ रहे हो? क्या तुम जागे नहीं हो? वांग हाओ ने मुंह बनाया, उसके पैर नेचुरली बने लाइटनिंग स्टेप्स पर पड़ रहे थे और वह आसानी से स्टूडेंट्स के हमलों से बच गया। साथ ही वह अभी भी एक ट्रे पकड़े हुए था और खा रहा था। नेचुरली बने फुटवर्क को देखकर आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत हैरान रह गए। उनके मन में एक सवाल कौन था, यह आदमी कौन है? यह आदमी कौन है? मैंने सुना है कि बंदूक वाली उस खूबसूरत औरत ने उसे वांग हाओ कहा था। वह वांग हाओ है। आसपास के सभी देखने वाले हैरान रह गए। जैसा कि उम्मीद थी, वह पागल आदमी था जो एक दिन में 500,000 पॉइंट्स बना सकता था। सिर्फ इस नेचुरली बने फुटवर्क ने ही सभी 4.6 मिलियन स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जिस बात ने सभी को उत्सुक कर दिया था वह ये थी कि अगर वांग हाओ ने नेचुरली बने फुटवर्क को समझ भी लिया होता तो भी यह उसके लिए एक दिन में 500,000 पॉइंट्स पाने के लिए काफ़ी नहीं होना चाहिए था, है ना? इस समय वांग हाओ पर हमला करने वाले कुछ स्टूडेंट्स रुक गए, फिर मुड़कर भाग गए। एक सेकंड भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। साथ ही वे बहुत उदास महसूस कर रहे थे। क्या उन्हें इतना बदकिस्मत होना था? उन्होंने अचानक किसी पर हमला किया और वह वांग हाओ निकला, जो एक पागल आदमी था और एक सुपर फ्रीक भी था जिसने नेचुरली बने फुटवर्क को समझ लिया था। कमांड टावर। टीचर और प्रिंसिपल सेफ जोन हॉल में हो रही जबरदस्त भीड़ को देख रहे थे, वीडियो में स्टूडेंट्स की तरफ इशारा कर रहे थे और उन पर कमेंट कर रहे थे। ये बच्चा अच्छा है, उसका फुटवर्क देखो, यह इन्हें परफेक्शन के लेवल पर पहुंच गया है। ये बच्चा भी अच्छा है। हालांकि चुने जाने का चांस कम है, फिर भी वे दूसरी क्लास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर उन्हें भविष्य में अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो वे भी सफल हो सकते हैं। इस बच्चे की समझ बहुत मजबूत है और उसे परसेप्टर बनने या मिलिट्री में मेक वॉरियर के तौर पर रिकमेंड करने लायक होना चाहिए। और यह बच्चा, जिसने लड़ाई के दौरान सच में कामयाबी हासिल की, एक बहुत कम मिलने वाला अच्छा बच्चा है। बुरा नहीं है। अगर वे किसी ऊंचे लेवल के ग्रह पर होते तो वे ज़रूर तेज़ी से आगे बढ़ते। जिया वेई नाम की यह छोटी लड़की सच में बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत डरावनी है। उसने एक ही बड़ी तलवार से सभी दुश्मनों को हरा दिया और वह साफ तौर पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। बकवास, बेशक वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकती। अगर वह गुस्सैल छोटी लोली अपनी पूरी ताकत लगाती तो वह सीधे लोगों को मीट पेस्ट में बदल देती। लेजुवान नाम की यह छोटी लड़की भी कमाल की है। देखो, इसमें पहले से ही गन डांस का प्रोटोटाइप शुरुआती रूप है। गन डांस एक मास्टर निशानेबाज का अनोखा हुनर है, जहां ट्रू क्यूई गोलियां बनाती है और मेरा दिल हवा के पीछे चलता है। इसका वही स्वाद है। खासकर यह वांग हाओ, उसके सहज, बिना रुकावट वाले फुटवर्क को देखो। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। 7 या 8 लोगों से घिरा होना, उन्हें आसानी से संभालते हुए खाना खाना, ये सच में अविश्वसनीय है। बदकिस्मती से उन सभी को सीनियर सू म्यू ने ले लिया है। ये सोचकर वहां मौजूद सभी लोगों ने बेबस होकर आह भरी। प्रिंसिपल जोंगली की नज़र वांग हाओ पर टिकी हुई थी। उसे हमेशा से अंदाजा था कि वांग हाओ कुछ बहुत बड़ा करेगा। क्या वांग हाओ के पास सच में इन स्टूडेंट्स को किडनैप करने का कोई तरीका हो सकता है? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। सभी स्टूडेंट्स ने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट पहने हुए हैं। अगर कुछ होता है तो वे तुरंत सेफ जोन में लौट सकते हैं। उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। अगर वे पकड़े भी गए तो वे सिर्फ मरे हुए लोगों को ही पकड़ पाएंगे और उन्हें धमकाने का कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल जोंग, आप क्या सोच रहे हैं? ली हाओ ने हैरानी से पूछा। प्रिंसिपल जोंगली ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं सोच रहा हूं कि यह बुरा लड़का वांग हाओ क्या करने का प्लान बना रहा है। वांग हाओ? ली हाओ थोड़ा हैरान हुआ और उसने वीडियो में वांग हाओ की तरफ देखा।
मैंने पहले भी कहा है, तुम वांग हाओ को हाई स्कूल के स्टूडेंट की नज़र से बिल्कुल नहीं देख सकते। वह एक छोटा लोमड़ी है, और वह एक छोटा लोमड़ी है जो बिना फायदे के सुबह नहीं उठेगा। प्रिंसिपल जोंगली ने त्योरियां चढ़ाईं। शी रोंगशुआन को कैदियों को इकट्ठा करना जारी रखने का निर्देश देने के बाद वह खुद इन 200,000 कैदी सेना के इकट्ठा होने की जगह पर आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस मोटे मांस के टुकड़े को जाने देगा? तुम्हारा मतलब है, वांग हाओ इस 200,000 कैदी सेना को खा जाना चाहता है? ली हाओ का मुंह फड़क गया, उसे गाली देने का मन हुआ। अगर इन 200,000 कैदियों के हाथों के पॉइंट्स भी वांग हाओ ले लेता, इसका मतलब होगा कि इस सिलेक्शन कंपटीशन में आधे पॉइंट्स वांग हाओ के पर्सनली होंगे। इससे दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। जहां तक बात है कि वह सफल हो पाएगा या नहीं, ली हाओ को लगा कि इसकी बहुत संभावना है। क्योंकि वे कैदी वांग हाओ को अपने पॉइंट्स दे सकते थे, इसलिए उनके लिए वांग हाओ के लिए लड़ना भी मुश्किल नहीं होगा। इसका मतलब ये भी है कि वांग हाओ के पास अब 5,000 लोगों की एक मजबूत सेना है जो सफ़ेद चाकू लेकर अंदर जाने और लाल चाकू लेकर बाहर आने को तैयार है, जो उन स्टूडेंट्स की बनाई सेनाओं से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इस बच्चे की भूख तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा है। प्रिंसिपल जोंगली ने गहरी सांस ली। मुझे शक है कि आधे पॉइंट्स शायद उसका मकसद नहीं है। प्रिंसिपल जोंग, क्या तुम सच में मजाक नहीं कर रहे हो? ली हाओ ने थोड़ा हैरान होकर हाँफते हुए कहा। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट असल में सभी 5 लाख कैदियों को खा जाना चाहता था, और साथ ही 4.6 मिलियन स्टूडेंट्स के मुंह से खाना भी छीनना चाहता था। प्रिंसिपल जोंगली मुस्कुराए। प्रिंसिपल ली, मैं आपको याद दिला दूं, जिस वांग हाओ को आप अभी देख रहे हैं, उसने अभी अपना आधा टैलेंट और चालाकी भी नहीं दिखाई है। जब आप उसका पूरा टैलेंट और चालाकी देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप इस दुनिया को नहीं समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी पर शक करने लगेंगे। क्या यह इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? ली हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली को कुछ शक से देखा। हालांकि वांग हाओ ने 17 साल की उम्र में इनेट परफेक्शन फुटवर्क को समझ लिया था, जो वाकई में हैरान करने वाला है, लेकिन इससे उसे दुनिया को न समझने और अपनी जिंदगी पर शक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रिंसिपल जोंगली मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। 3 इनेट परफेक्शन मार्शल स्किल्स, लेवल 3 एपोथेक्री की कामयाबी, साथ ही भयानक ताकत, स्पीड, एंड्योरेंस और मेंटल पावर। जब ये सब एक इंसान पर मिल जाएं, अगर फिर भी लोगों को अपनी जिंदगी पर शक न हो, तो वह सच में भूत देखना होगा। हॉल के अंदर सेफ जोन। बड़ी हाथापाई अभी भी जारी थी। जिया वेईवेई ने अपनी डरावनी ताकत पर भरोसा करते हुए सबको बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे सब बहुत डर गए। इस प्यारी सी लोली के रूप में पक्का एक खतरनाक जानवर था, और ले जुबान ने अपनी फुर्तीली चाल और फुर्तीले शरीर से लोगों के लिए उसके कपड़ों के कोने को छूना भी नामुमकिन कर दिया था। साथ ही ट्रू क्यूई से बनी गोलियां अविश्वसनीय एंगल पर चलाई जा सकती थीं, जिससे लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिलता था। वेई, तुम कब तक टिक सकती हो? ले जुबान की छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। अभी अभी हुई लड़ाई ने उसके शरीर में ट्रू क्यूई को तेजी से खत्म कर दिया था, और अब बहुत कम बचा था। मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। मैं अभी सोच रही हूँ कि अपनी पूरी ताकत लगाऊं या नहीं। जिया वेई का छोटा सा चेहरा उदास था। अगर वह पूरी ताकत से फट पड़ती तो कुछ 100 लोगों से लड़ना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि जो स्टूडेंट उससे लड़ते वे नरक के राजा को रिपोर्ट करते। तुम बड़े बिगड़े हुए हो। ले जुबान ने बार बार अपनी जीभ चटकाई। जब से जिया वेई ने अपने परिवार की विरासत स्वीकार की थी, उसकी ताकत कभी खत्म नहीं होती थी और वह हर दिन जोश से भरी रहती थी। जिया वेई ने मुंह बनाया। मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ, वांग हाओ बिगड़ा हुआ है। ले जुबान ने अपना सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि तुम दोनों बिगड़े हुए हो। अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। ये सेफ जोन सच में बहुत जिंदा दिल है। आवाज सुनकर सब लोग दरवाजे के बाहर देखने के लिए मुड़े तो देखा कि 2 टीनेजर, एक लंबा और एक छोटा, लोगों के एक बड़े ग्रुप के साथ अंदर आ रहे हैं। लंबा वाला मेंग तियानयांग है। मैंने सुना है कि उसकी साधना मार्शल मास्टर लेवल 4 तक पहुंच गई है। मार्शल मास्टर लेवल 4 कल्टीवेशन क्या है? मैंने सुना है कि वह पीक परफेक्शन स्पीयर मास्टरी समझने वाला है। समझने वाला है? तो उसने अभी तक इसे समझा नहीं है। कुछ लोग बस एक कदम दूर होते हैं, लेकिन वे इसे मरने तक कभी नहीं समझ पाते। छोटे कद के टीनेजर का नाम चेन याओ है। वह भी मार्शल मास्टर लेवल 4 कल्टीवेशन है। मैंने सुना है कि वह बहुत रहस्यमय है और बहुत कम लोगों ने उसे कोई चाल चलते देखा है। ये दोनों यहाँ एक साथ क्यों आए? शायद उन्होंने कोई अलायंस बना लिया है। देखो, उनके पीछे कम से कम 30,000 स्टूडेंट हैं। एक दिन में 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को काबू में करने के कितने डरावने तरीके हैं, सच में कमाल के हैं। मेंग तियानयांग और चेन याओ ने जिया वेई और लड़ रहे दूसरे लोगों को नज़रअंदाज किया और सीधे वांग हाओ के सामने चले गए। तुम वांग हाओ हो? मेंग तियानयांग ने वांग हाओ को ऊपर से नीचे तक देखा। सच में उसमें कुछ खास नहीं देखा।
इसी समय एक स्टूडेंट डरे हुए चेहरे के साथ मेंग तियानयांग के पास आया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। मेंग तियानयांग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने वांग हाओ को ध्यान से देखा। तुमने इन्हें परफेक्शन फुटवर्क को समझा? वांग हाओ ने पलक भी नहीं उठाए और एक भी शब्द नहीं बोला। भागो। मेंग तियानयांग के हाव भाव बदल गए। वांग हाओ सच में उसे इग्नोर कर रहा था। भले ही वांग हाओ ने फ्लॉलेस फुटवर्क को समझ लिया हो, फिर भी उसकी कल्टीवेशन मार्शल मास्टर लेवल 1 पर ही थी, उससे 3 लेवल का फर्क। तुम वांग हाओ हो, है ना? चेन याओ पास आया। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुमने फ्लॉलेस फुटवर्क को समझ लिया है, तुम सबको इग्नोर कर सकते हो। मेरे लिए तुमने जो कुछ भी समझा है वह बेकार है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरा हॉल शोरगुल से गूंज उठा। चेन याओ का इससे क्या मतलब है? क्या वह वांग हाओ पर हमला करने वाला है? यह इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वे कहते हैं कि चेन याओ बहुत ताकतवर है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कितना ताकतवर है। मुझे किसी तरह लगता है कि मेंग तियानयांग और चेन याओ एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या मेंग तियानयांग को चेन याओ ने पहले ही काबू कर लिया है? बहुत मुमकिन है। अब चेन याओ ने वांग हाओ पर नजरें गड़ा दी हैं। लेकिन वांग हाओ ने फ्लॉलेस फुटवर्क को समझ लिया है। चेन याओ उसे कैसे हराएगा? बिल्कुल, फ्लॉलेस फुटवर्क के साथ, भले ही चेन याओ की कल्टीवेशन वांग हाओ से ज़्यादा मजबूत हो, वांग हाओ फिर भी अजेय रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि चेन याओ को उस तरह की मार्शल स्किल आती हो? क्या तुम बात कर रहे हो? उस तरह की मार्शल स्किल जो सभी डिफेंस को नज़रअंदाज कर देती है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर और रेंज होती है। अगर यह उस तरह की मार्शल स्किल है, तो वांग हाओ का फुटवर्क सच में बेकार होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने अपना खाना खत्म किया, ट्रे एक तरफ फेंकी, खड़ा हुआ और सीधे अपनी पीठ से ग्रेट स्वॉर्ड निकाली। जब मैं खा रहा होता हूं तो तुम सब बकबक करते रहते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ में गुस्सा नहीं है? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आसपास देख रहे स्टूडेंट्स कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्हें आखिरकार पता चल जाएगा कि यह लिस्ट रैंकिंग वाला पागल सच में कितना ताकतवर है। मेंग तियानयांग के एक्सप्रेशन तेजी से बदले, फिर उसने अपनी पीठ से लंबा भला निकाला, जोर से चिल्लाया और उछल पड़ा। वांग हाओ, ये भला लो। वांग हाओ की आंखों में एक तेज चमक चमकी। एक धमाके के साथ उसके शरीर से अचानक एक अनोखी आभा निकली। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत ग्रेट स्वॉर्ड से एक भारी आभा निकली। एक साफ तेजी ने मेंग तियानयांग को घेर लिया। पूरे हॉल की हवा तुरंत जम गई। मेंग तियानयांग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह डर के मारे चिल्लाया, फ्लॉलेस ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी। बूम! वांग हाओ ने अपनी तलवार से वार किया और मेंग तियानयांग के लंबे भले पर जोर से मारा। मेंग तियानयांग उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया और वह जहां भी गुजरा, जमीन में 1 मीटर चौड़ा और दर्जनों मीटर लंबा एक गड्ढा बन गया, जिसमें टूटे हुए पत्थर धूल में बदल रहे थे। क्या भयानक तलवार का वार था! वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के दिल धड़क उठे। फ्लॉलेस ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी सच में चौंकाने वाली थी, लेकिन ये ताकत भी अविश्वसनीय रूप से डरावनी थी। जैसा कि उस बेमिसाल पावरहाउस से उम्मीद थी जिसने एक ही दिन में 500,000 पॉइंट्स बनाए। सच में ज़बरदस्त। चेन याओ का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसके पास न सिर्फ फ्लॉलेस फुटवर्क था, बल्कि वह फ्लॉलेस ग्रेट स्वॉर्ड मास्टरी को भी समझ सकता था। ऐसा इंसान सिर्फ हाई स्कूल का स्टूडेंट कैसे हो सकता है? तुम लोग सच में सोचते हो कि यह लड़की अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएगी, है ना? तभी पास में ही ज़िया वेईवेई को भी गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाए, आगे कूदी और अपनी बड़ी तलवार जोर से जमीन पर पटक दी। बूम बूम बूम! एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, जमीन हिली और तुरंत डरावनी दरारें फैल गईं। पूरा सेफ जोन अस्थिर हो गया, गिरने की कगार पर। होली क्रैप! ज़िया वेईवेई के विरोधी कियान वानयांग ने आंखें चौड़ी करके डरावने नज़ारे को देखा। इस हिंसक लोली में सच में बहुत ज़्यादा ताकत थी। क्या यह मजाक था? क्या सच में किसी इंसान में इतनी डरावनी ताकत हो सकती है? धप धप! इस समय सेफ जोन के बाहर सैनिकों की टीमें कई मशीनें लेकर दौड़ीं। उन्होंने उन्हें सेफ जोन हॉल के चारों कोनों में रख दिया और जल्द ही एक नीली रोशनी दिखाई दी, जो उस सेफ जोन को सहारा दे रही थी जो गिरने वाला था। लीडिंग कैप्टन ने हाथ हिलाया और सैनिकों ने जल्दी से लाइनें बनाईं और चले गए। जाते समय लीडिंग कैप्टन ने प्यार से स्टूडेंट्स का स्वागत किया। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक अच्छी शाम की शुभकामनाएं देता हूं। स्टूडेंट्स चुप थे। कोई हैरानी नहीं कि इतनी देर तक लड़ने के बाद कोई बीच बचाव करने नहीं आया। पता चला कि वे शो देखने का इंतजार कर रहे थे। चेन याओ ने ज़िया वेईवेई को गंभीर नज़रों से देखा, फिर वांग हाओ को। एक बहुत ताकत वाला लोली था, दूसरा एक बिगड़ा हुआ वांग हाओ। इस सिलेक्शन कंपटीशन में सच में छिपे हुए टैलेंट थे। इस समय वांग हाओ अपनी बड़ी तलवार लेकर मेंग तियानयांग के पास आया। मेंग तियानयांग को देखकर, जो खून थूक रहा था, उसे कोई दया नहीं आई।
उसने उसे बड़ी तलवार से मारा और वह आदमी तुरंत बेहोश हो गया। ये है एक फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि मेंग त्यानयांग ने नीचे टी शर्ट जितना मोटा कपड़ा पहना हुआ था। यह एक हाई टेक प्रोडक्ट था, एक फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट। कहा जाता था कि यह फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट न सिर्फ बहुत पतली थी बल्कि मुलायम और हवादार भी थी। सबसे ज़रूरी बात, ये गोलियों को रोक सकती थी, यहाँ तक कि असली एनर्जी से बनी गोलियों को भी। इतनी अच्छी चीज़ देखकर वांग हाओ ने जाहिर है उसे जाने नहीं दिया। वह तुरंत नीचे बैठा और मेंग त्यानयांग के कपड़े उतारने लगा। ये देखकर सबकी पलकें झपक गईं। ये तो बहुत ज़्यादा था, है ना? अगर आपको इस तरह की चीज़ पसंद भी हो तो भी आप इसे ऐसे नहीं कर सकते। वांग हाओ, तुरंत रुको! चेन याओ चिल्लाया, एक लेज़र तलवार निकाली और वांग हाओ की ओर बढ़ा। श्योर! वांग हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। आज बार बार उकसाने की वजह से वह गुस्से की हद तक पहुंच गया था। क्या उन्हें सच में लगता था कि उसका कोई गुस्सैल स्वभाव नहीं है? फुस! अगले ही सेकंड बड़ी तलवार से तेज सीटी जैसी आवाज़ निकली और तलवार की रोशनी की एक किरण तेजी से चेन याओ की तरफ गिरी। चेन याओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी आवाज़ बहुत तेज हो गई, जिससे पूरे हॉल में मौजूद सभी लोग रुक गए। सोनिक मार्शल स्किल! वांग हाओ ने भौहें चढ़ाईं। उसे इस तरह की मार्शल स्किल के बारे में थोड़ा बहुत पता था। सोनिक मार्शल स्किल आवाज़ के डेसिबल को बदल सकती थी, उन्हें हवा के जरिए सामने वाले के कानों तक पहुंचा सकती थी और फिर कानों से दिमाग तक पहुंच सकती थी। एक बार लगने पर न सिर्फ कान के पर्दे घायल हो जाते बल्कि दिमाग भी कुछ देर के लिए सुस्त पड़ जाता, जिससे सामने वाले को मौका मिल जाता। अगर साउंड डेसिबल काफ़ी ज़्यादा होते तो ये सामने वाले के सातों छेदों से खून बहने और फिर उसे बेवकूफ़ बनाने का काम भी कर सकता था। लेकिन चेन याओ ने एक बात का गलत अंदाज़ा लगाया, अपनी ज़बरदस्त मेंटल ताकत के साथ उसकी मेंटल विल ऐसी साउंड वेव से डरेगी नहीं। हालांकि उसके बाद उसके कानों में कुछ देर के लिए ज़रूर दर्द होगा और वह कुछ समय के लिए बहरा भी हो सकता है। बूम! वांग हाओ ने अपने कानों में तेज दर्द सहा, अपनी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड घुमाई और टक्कर के साथ चेन याओ तुरंत उड़ गया। वांग हाओ की तलवार से उसकी लेज़र तलवार भी आधी कट गई। धत तेरे की, ये सच में बहुत दर्द कर रहा है। वांग हाओ ने अपने कान रगड़े, उसके कान के पर्दों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया कि उसकी सुनने की शक्ति ठीक होने में कई घंटे लगेंगे। जैसे ही वांग हाओ मेंग त्यानयांग की फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट उतारने ही वाला था, उसने देखा कि चेन याओ, जो नीचे गिर गया था, अपना सिर उठाने और दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। यह आदमी सच में ठीक था। क्या इसका मतलब यह था कि चेन याओ के पास मेंग त्यानयांग से बेहतर ग्रेड की फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट थी? ये सोचकर वांग हाओ हल्की सी मुस्कान के साथ चेन याओ के पास गया। करीब से देखने पर वह लेवल 3 फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट थी, जिसकी कीमत 6 बिलियन से ज़्यादा थी। वांग हाओ अजीब तरह से हंसा, फिर अपने खतरनाक पंजे फैला दिए। जहां तक उसके आसपास इशारा करने और फुसफुसाने की बात है, उसने माफ़ी मांगी, बहरा होने की वजह से वह भी उन्हें सुन नहीं पा रहा था। कमांड टावर में सन्नाटा था। सभी टीचर और प्रिंसिपल स्क्रीन को खाली नज़रों से देख रहे थे, जहां वांग हाओ चेन याओ की लेवल 3 फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट उतार रहा था। हे भगवान, ये कैसा राक्षस है जो फिर से जन्मा है? एक टीचर ने अचानक कहा, जिससे सब चौंक कर जाग गए। ली हाओ प्रिंसिपल जोंगली को खाली नज़रों से देख रहा था। तुम्हें पहले से पता था कि वांग हाओ ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड में नेचुरली एकम्प्लिश्ड लेवल तक मास्टर हो जाएगा? प्रिंसिपल जोंगली ने सिर हिलाया, आह भरी, मुझे न सिर्फ पता था बल्कि मैंने उसे इसे समझते हुए भी देखा था। आपको इससे भी ज़्यादा यकीन नहीं होगा और आप सोच भी नहीं सकते कि जब उसने ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड में पीक ऑफ परफेक्शन लेवल तक महारत हासिल कर ली तो सिर्फ एक दिन बीता इससे पहले कि वह ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड में नेचुरली एकम्प्लिश्ड लेवल तक महारत हासिल कर ले। कई घूंट की आवाज़ें आईं। वहां मौजूद कुछ टीचर और प्रिंसिपल के पैर कमज़ोर पड़ गए और वे लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये बहुत बड़ा झटका था। क्या उन्हें सच में लगता था कि नेचुरली एकम्प्लिश्ड मार्शल आर्ट टेक्निक पत्ता गोभी जैसी होती हैं? कि अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप मैदान में जाकर एक चुन सकते हैं। यह मार्शल आर्ट टेक्निक की सबसे गहरी बात थी, जिसे समझने के लिए दशकों की कड़ी ट्रेनिंग और बेमिसाल टैलेंट की ज़रूरत होती है। प्रिंसिपल जोंग, मुझे किसी बात पर शक नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? ली हाओ ने पूछा, उनका चेहरा हैरानी से भर गया था। प्रिंसिपल जोंगली नाराज़ नहीं थे। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शक है, मुझे भी अभी शक हो रहा है कि क्या ये सच है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो नेचुरली एकम्प्लिश्ड मार्शल आर्ट टेक्निक समझी, उनमें असल में न सिर्फ फुटवर्क और ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड की काबिलियत शामिल है, बल्कि एक पाम टेक्निक भी है। कुछ और भूख भरने के बाद कुछ और टीचर और प्रिंसिपल गिर पड़े। धत तेरे की, ये तो बहुत बड़ा झटका था। उन्हें इस पल तक कभी ऐसा नहीं लगा था कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन अब वे अपने होने पर सीरियसली सवाल उठाने लगे।
ली हाओ हैरान रह गया। उसे आखिरकार समझ आया कि प्रिंसिपल जोंगली ने उससे पहले क्यों कहा था कि एक बार जब वह वांग हाओ की पूरी ताकत जान जाएगा तो वह उसकी ज़िंदगी पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। ऐसे टैलेंटेड इंसान के मुकाबले कौन अपनी ज़िंदगी पर सवाल नहीं उठाएगा। खांसी खांसी। प्रिंसिपल जोंगली ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, एक और बात है जो मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ। वांग हाओ ने पिछली बार जो लेवल 3 रिकवरी पोशन लिया था वह असल में कोई वायलेशन नहीं था। ली हाओ ने मुंह बनाया। प्रिंसिपल जोंग, सिलेक्शन ट्रायल्स में एक रूल है कि स्टूडेंट्स को मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने की मनाही है। भले ही वांग हाओ बहुत टैलेंटेड हो लेकिन उसे इस तरह खुलेआम बचाना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत है। प्रिंसिपल जोंगली ने आह भरी, मुझे भी पता है कि पोशन इस्तेमाल करना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ गलत है, लेकिन अगर यह पोशन खुद वांग हाओ ने बनाया है तो आप और क्या कह सकते हैं। वह एक फार्मासिस्ट भी है। वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए चिल्लाए। भले ही उसे गर्भ से ही प्रीनेटल एजुकेशन मिली हो, वह इतना डरावना नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप इस बच्चे का पास्ट न जानते हो, प्रिंसिपल जोंगली ने समझाया। उसके 17 साल से धोखा मत खाना। वह सिर्फ कुछ महीनों से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा है। बाकी समय वह फार्मास्यूटिकल नॉलेज की पढ़ाई कर रहा है और वह पहले ही लेवल 3 फार्मासिस्ट ग्रैंड मास्टर के रैंक तक पहुंच चुका है। कुछ महीने, एक लेवल 3 फार्मासिस्ट ग्रैंड मास्टर। ली हाओ का मुंह फड़कने लगा। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। क्या कोई सच में कुछ ही महीनों में लेवल 1 मार्शल मास्टर कल्टीवेशन तक पहुंच सकता है? और 3 नेचुरली एकम्प्लिश्ड मार्शल आर्ट्स टेक्निक समझना और इसके अलावा 17 साल की उम्र में लेवल 3 फार्मासिस्ट ग्रैंड मास्टर तक पहुंचना। तुम्हें यकीन नहीं होता? प्रिंसिपल जोंगली ने गिरे हुए बहुत सारे टीचरों और प्रिंसिपलों को देखा और सांस छोड़ते हुए कहा, उनका लेवल 3 फार्मासिस्ट ग्रैंड मास्टर बैज उन्हें फार्मासिस्ट गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट मोली ने खुद दिया था। एक घूंट के साथ ली हाओ खुद को संभाल नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। वीडियो में वांग हाओ को देखते हुए उसका दिमाग धुंधला गया। सूमू न सिर्फ उसे बचा रहा था बल्कि फार्मासिस्ट गिल्ड भी उसका साथ दे रहा था। ये हाई स्कूल स्टूडेंट आसमान को चुनौती देने वाला था। लेकिन जिस चीज़ ने ली हाओ को सच में डरा दिया वह था वांग हाओ का ज़बरदस्त टैलेंट। ये लड़का पक्का कोई कम उम्र का हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं था, वह ज़रूर कोई पुराना मॉन्स्टर होगा जिसका पुनर्जन्म हुआ हो। जब वांग हाओ ने चेन याओ से लेवल 3 फाइबर बुलेट प्रूफ वेस्ट उतारी तो आसपास के स्टूडेंट्स ने गहरी सांस ली। तो वह सिर्फ इक्विपमेंट उतार रहा था, उन्हें चिंता थी कि वांग हाओ गे है। इस समय जिया वेईवेई और कियान वानयांग ने भी लड़ना बंद कर दिया था। सबकी नज़र अब वांग हाओ पर थी। जब वांग हाओ ने 2 नेचुरली एकम्प्लिश्ड मार्शल आर्ट टेक्निक दिखाई तो सबको पता चल गया कि यह वांग हाओ, जो रैंकिंग में सबसे ऊपर था और उसे लगता था कि वह किसी से कम नहीं है, सच में एक ज़बरदस्त इंसान है। इससे वे लोग भी जो सोचते थे कि वांग हाओ बस लकी हो गया है, उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वांग हाओ, तुम ठीक हो? लेजुवान ने वांग हाओ को कई बार आवाज़ दी। ये देखकर कि वांग हाओ ने कोई जवाब नहीं दिया, वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। वांग हाओ ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। लेजुवान का मुंह हिलते हुए देखा लेकिन कुछ नहीं सुना। बेबस होकर वह सिर्फ अपने कान की तरफ इशारा कर सका, ये दिखाते हुए कि वह सुन नहीं सकता। जिया वेईवेई पास आया, वांग हाओ का कॉलर पकड़ा और हिम्मत से कहा, इस आदमी के साथ इतनी तमीज़ क्यों? हम अजनबी नहीं हैं। लेजुवान ने आंखें घुमाईं। सच में सिर्फ अजीब लोग ही साथ रह सकते हैं। जब जिया वेईवेई ने वांग हाओ को एक घायल स्टूडेंट के सामने घसीटा तो वांग हाओ समझ गया कि जिया वेईवेई क्या कहना चाहता था। तुम चाहते हो कि मैं उसे ठीक कर दूं? जिया वेईवेई ने सिर हिलाया और हाँ का इशारा किया। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, कियान वानयांग की तरफ इशारा किया, फिर कियान वानयांग की कलाई पर ब्रेसलेट की तरफ इशारा किया। मुझे वह चाहिए। जिया वेईवेई ने उसकी छाती थपथपाई, ये दिखाते हुए कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपनी बड़ी तलवार कंधे पर रखी और कियान वानयांग की तरफ चल पड़ा। तुम्हें क्या चाहिए? कियान वानयांग डर के मारे पीछे हट गया। जिया वेईवेई की भयानक ताकत देखने के बाद अगर उसमें 10 गुना हिम्मत भी होती तो भी वह ऐसी गर्लफ्रेंड बनाने की हिम्मत नहीं करता। ये तुम्हारी कलाई पर लेवल 3 एनर्जी शील्ड ब्रेसलेट है ना? जिया वेईवेई ने अपनी ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड जोर से ज़मीन पर पटक दी। अगर तुम शारीरिक दर्द नहीं सहना चाहते तो इसे खुशी खुशी दे दो। कियान वानयांग ने उदास चेहरा बनाया और चुपचाप लेवल 3 एनर्जी शील्ड ब्रेसलेट, जिसकी कीमत 5 बिलियन थी और जो मार्शल सेक्ट के हमलों से बचा सकता था, जिया वेईवेई को दे दिया। उसी समय कियान वानयांग ने खुद को दिलासा दिया, ये सोचकर कि सिलेक्शन ट्रायल खत्म होने के बाद उसे लेवल 3 एनर्जी शील्ड ब्रेसलेट वापस मिल जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन ट्रायल के नियमों के अनुसार कंपटीशन के दौरान इक्विपमेंट ले जाना नॉर्मल माना जाता था, लेकिन कंपटीशन के बाद उसे मालिक को वापस करना होता था। नहीं तो 4 बड़ी की यूनिवर्सिटीज ज़रूरी कदम उठातीं। इसके अलावा कंपटीशन से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स का सामान इकट्ठा कर लिया गया था।
ये रिकॉर्ड करने के लिए था कि हर व्यक्ति के पास क्या सामान है ताकि कंपटीशन के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। लो, जिया वेईवेई ने वांग हाओ को लेवल 3 एनर्जी शील्ड ब्रेसलेट दिया। वांग हाओ ने बिना किसी देरी के उसे ले लिया। जिया वेईवेई को लेवल 3 रिकवरी पोशन की 1 दर्जन बोतलें दी और फिर खुशी खुशी कमरे की तरफ चल दिया। लेकिन तभी सैनिकों की एक टीम दौड़ी, वांग हाओ को रोका और जिया वेईवेई के हाथ से लेवल 3 रिकवरी पोशन लेने की कोशिश की। रुको, जिया वेईवेई ने सैनिकों को घूरा, फिर आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे वांग हाओ के कपड़े उतारने लगी। वांग हाओ हैरान रह गया, सैनिक हैरान रह गए, स्टूडेंट्स हैरान रह गए, वीडियो देख रहे टीचर और प्रिंसिपल भी हैरान रह गए। ये गुस्सैल छोटी लोली बहुत बेकाबू थी। पब्लिक में एक आदमी के कपड़े उतारना। छोटी लड़की जिया, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। वांग हाओ ने मुश्किल से चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मेरे साथ नरमी से पेश आओ। वहां मौजूद सभी लोग तुरंत हैरान रह गए। क्या ये लीडरबोर्ड पर पहले नंबर पर आने वाला बेमिसाल पावर हाउस है? वह इतना सस्ता क्यों लग रहा है? नरक से। जिया वेईवेई ने वांग हाओ को गुस्से से घूरा और वांग हाओ के गले में लटका लेवल 3 एल्केमिस्ट बैज निकाल लिया। लेवल 3 एल्केमिस्ट बैज देखते ही पूरा हॉल शांत हो गया। धत्तेरे की, यह आदमी असल में लेवल 3 एल्केमिस्ट है। एक पल बाद हॉल में हंगामा मच गया। ये वांग हाओ है जिसने एक दिन में 500,000 पॉइंट्स कमाए। ये बहुत डरावना है। यह इंसान कैसे है? 2 मार्शल आर्ट टेक्निक नेचुरल तरीके से परफेक्ट की गई, साथ ही एडवांस्ड लेवल पर भी लेवल 3 एल्केमिस्ट की पहचान। ग्रहों पर ऐसा कोई अजीब नहीं होगा, है ना? मैं धरती से हूँ और मुझे वांग हाओ के बारे में सब कुछ पता है। उसके पास सिर्फ 2 परफेक्ट मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, उसके पास 3 हैं। क्या 3? हाँ, वांग हाओ एक पाम टेक्निक भी जानता है जो नेचुरल तरीके से परफेक्ट है। धत्तेरे की, वांग हाओ की तुलना में मुझे लगता है कि मैंने अपने माता पिता को सच में फेल कर दिया है जिन्होंने मुझे पाला है। भाई, तुम्हें ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने अपने माता पिता को फेल कर दिया है। कम से कम तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाया है, लेकिन वांग हाओ तो एकदम जानवर है। तुम्हारा क्या मतलब है? हाई स्कूल में वांग हाओ ने एक खिलते हुए टीनेजर को 300 पाउंड की औरत को उसका पति बनाने के लिए नीलाम कर दिया था। धत्तेरे की, किसी की जिंदगी बर्बाद करना, ऐसा तो कोई कमीना ही करेगा। बस इतना ही नहीं, वह जिया वेईवेई के साथ एक होटल में भी गया और पैसे नहीं दिए, जिससे आखिर में उस औरत को पैसे देने पड़े। धत्तेरे की, ये तो घटिया हरकत है। और उसने प्रिंसिपल को कामोत्तेजक दवा देकर रिश्वत दी। हाई स्कूल में जो चाहा वो किया। हे भगवान, कितना बिगड़ा हुआ आदमी है। उसने सच में कामोत्तेजक दवा दी। एक कंपटीशन के दौरान वह लड़कियों को जबरदस्ती एक छोटे से केबिन में ले गया। हे। उस समय केबिन में 3 औरतें थीं। धत्तेरे की, क्या जानवर है। और धरती पर कई गैंग लीडर खास तौर पर वांग हाओ के साथ सोने के लिए कहते थे। हे भगवान, खांसी, हे भगवान, वह पक्का नाइट क्लब जाता है। आप धरती की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वांग हाओ के बदनाम काम कभी खत्म नहीं होते। हालांकि सब वांग हाओ को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन किसी ने भी लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़कर उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे कि वांग हाओ अभी जो टैलेंट दिखा रहा है उससे उसके भविष्य के अचीवमेंट साफ थे। अगर वांग हाओ सच में वैसा ही था जैसा धरती के लोगों ने कहा था, तो वे उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही इससे उनकी जान चली जाए। क्या वे सच में वांग हाओ के भविष्य में सफल होने का इंतजार करेंगे और फिर बदला लेने के लिए वापस आएंगे? तो सबने अपने दिल में खुद को सावधान किया। वांग हाओ कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे उकसाया जाए और न ही उससे दोस्ती की जाए, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत थी। क्या तुमने साफ देखा? जिया वेईवेई ने लेवल 3 एल्केमिस्ट बैच को सोल्जर कैप्टन के सामने रखा, गुस्से में कहा, जल्दी से रिकवरी पोशन मुझे लौटा दो। सोल्जर कैप्टन लेवल 3 एल्केमिस्ट बैच को खाली नज़रों से देखता रहा। एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी सोल्जर के एपी से ऑर्डर आया, इसे दे दो उन्हें। ये सुनकर सोल्जर कैप्टन ने जल्दी से जिया वेईवेई को रिकवरी पोशन दिया, फिर ईमानदारी से अपने सबॉर्डिनेट्स को पेट्रोलिंग के लिए ले गया। रिकवरी पोशन लेने के बाद जिया वेईवेई ने बैज वापस वांग हाओ को फेंक दिया, फिर अपने घायल सबॉर्डिनेट्स के साथ चली गई। ये देखकर वांग हाओ ने अपनी छाती थपथपाई और गहरी सांस ली, यह महसूस करते हुए कि वह उसे नहीं पकड़ेगी। ये देखकर कि सब कुछ ठीक है, वह मुड़ा और सेफ जोन के एक कमरे की ओर चला गया। वापस जाकर अच्छी नींद लेने की योजना बना रहा था, उम्मीद कर रहा था कि कल सुबह तक उसकी सुनने की शक्ति वापस आ जाएगी। उस रात गोबी रेगिस्तान में शी रोंगशुआन एक पहाड़ी पर बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करना है। उसके लिए वांग हाओ पर पूरी तरह भरोसा करना साफ तौर पर नामुमकिन था, लेकिन जिसके पास भरोसा करने के अलावा कुछ नहीं था, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बड़े भाई, क्या तुम सच में उस बच्चे वांग हाओ की बात पर विश्वास करते हो? शी रोंगशुआन के सबॉर्डिनेट्स पूछने से खुद को रोक नहीं पाए।
आखिरकार धरती पर वापस आकर वे सच में वांग हाओ ने धोखा दिया था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हाई स्कूल का स्टूडेंट वांग हाओ इतनी अच्छी साइकोलॉजिकल हिम्मत वाला होगा, उनके सामने खुलकर बातें करेगा और हंसेगा और उन सबको पकड़ भी लेगा। क्या आपको लगता है कि हमारी अभी की हालत को देखते हुए हम उस पर यकीन नहीं कर सकते? शी रोंगशुआन ने आह भरी। अगर उसके पास कोई और रास्ता होता तो वह उस छोटी लोमड़ी वांग हाओ के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वांग हाओ की कौन सी बातें सच थीं और कौन सी झूठी, और सबसे डरावनी बात वांग हाओ की ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल हिम्मत थी, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए। बड़े भाई, हमने आज सिर्फ 100 कैदियों को रिक्रूट किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या वांग हाओ अपनी बात से मुकर जाएगा? एक सबॉर्डिनेट ने सावधानी से पूछा। यही तो मुझे परेशान कर रहा है। शी रोंगशुआन ने त्योरियां चढ़ाईं। अगर वांग हाओ सच में अपनी बात से मुकर गया तो हमारे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं होगा। ये सुनकर सबॉर्डिनेट तुरंत परेशान हो गए। उनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था, खासकर इन कमज़ोर स्टूडेंट्स के हाथों तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने खून भी नहीं देखा था। बड़े भाई, हम सीटू कियू को क्यों नहीं ढूंढते? अभी उसके पास 200,000 कैदी हैं और मुझे लगता है कि वांग हाओ उन पॉइंट्स को पाकर बहुत खुश होगा। एक सबॉर्डिनेट ने हिचकिचाते हुए कहा। सबकी आंखें चमक उठीं। चूंकि कैदियों को भर्ती करना बहुत असरदार नहीं था तो उन्हें दूसरों से रिसोर्स छीनने जाना चाहिए। जल्द ही 50,000 कैदियों की सेना एक बड़े जुलूस के साथ गोबी रेगिस्तान से निकल गई। इस समय डोंगयाओ यूनिवर्सिटी, शिहुआ यूनिवर्सिटी और वुनान यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सू म्यू को घूर रहे थे। काश वे 2 तरबूज के चाकू पकड़कर सू म्यू के टुकड़े टुकड़े कर देते। तीनों बूढ़े भाई, उत्साहित मत हो, सू म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। असल में वांग हाओ के लिए पोषण बस एक छोटी सी बात है, इस पर परेशान होने लायक नहीं है। तुम तीनों को ऐसी बातों पर गुस्सा करने और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लानत है तुम्हारे दादाजी पर। एक 17 साल के लेवल 3 के अल्केमिस्ट को छोटी बात माना जाता है, तो फिर तुम्हारी नज़र में बड़ी बात क्या होगी, दादाजी सू म्यू? तीनों प्रिंसिपल गुस्से से दांत पीस रहे थे। उन्होंने अपनी थोड़ी सी लापरवाही के लिए खुद को दोषी ठहराया, जो सू म्यू की पुरानी लोमड़ी की चाल में फंस गए। अब इतने बड़े डेवलपमेंट वाला एक सुपर जीनियस बेकार में चला गया। उसी समय उन्होंने 2 टॉप टियर सुपर जीनियस जिया वेईवेई और यूजुवान को भी खो दिया। हम्फ, वांग कुनलुन ने सू म्यू को घूरा। ये कर्ज याद रखना, बूढ़े आदमी, मैं तुमसे कभी न कभी इसका बदला जरूर लूंगा। सू म्यू बिना कुछ बोले मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन वह कोस रहा था। बेवकूफ़, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वांग हाओ जैसा जीनियस एक आम पत्ता गोभी जैसा है जो बाद में फिर से उग सकता है? अगर वह फिर से उग भी गया तो वह वांग हाओ का बच्चा होगा और वही उसे पालेगा। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? बूढ़े सू, ज्यादा घमंड मत करो, वू तियानलुन ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरे कंपटीशन जोन से मिली खबरों के अनुसार उन्होंने भी कई जीनियस खोजे हैं, जिनमें से कई ने मार्शल आर्ट टेक्निक में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, और ऐसे हाई स्कूल के छात्र भी हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट टेक्निक में इतनी महारत हासिल कर ली है कि वे वांग हाओ से बिल्कुल भी कम नहीं हैं। सू म्यू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और जोर से हंसा। उभरते हुए जीनियस का जमाना आ गया है। चलो देखते हैं किसका जीनियस ज्यादा मजबूत है ना? तुम्हें पूरा भरोसा है कि वांग हाओ बाकी सभी जीनियस को हरा देगा, है ना? हुआ जिक्सू ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। सू म्यू का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसके पिता एक ही भाले से पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन को पार कर सकते थे, वह क्यों नहीं कर सकता? तीनों प्रिंसिपल के चेले अचानक सिकुड़ गए और वे चिल्लाए, वह वांग तियानी का बेटा है। सू म्यू ने जोर से सिर हिलाया। तीनों प्रिंसिपल ने एक दूसरे को देखा और तुरंत सू म्यू का मतलब समझ गए। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, चिंता मत करो, वह घटना तब अचानक हुई थी और जब तक हमें खबर मिली तब तक मामला सुलझ चुका था। लेकिन अब अगर रॉयल एकेडमी ने कोई दिक्कत खड़ी करने की हिम्मत की तो हम गारंटी देते हैं कि वे आएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। सू म्यू दिल खोलकर हंसे और तीनों प्रिंसिपल के लिए खुद वाइन डाली, अपना शुक्रिया अदा करते हुए। अगली सुबह शी रोंगशुआन 50,000 कैदियों के साथ 2 लाख कैदियों की सेना में शामिल होने आया। हा, शी रोंगशुआन, तुम आ ही गए, एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी जोर से हंसा। शी रोंगशुआन अपने सामने खड़े गंजे आदमी को देखकर मुस्कुराया। यह आदमी सीटू कियू था, जो इस 2 लाख कैदियों की सेना का लीडर था। अफवाह थी कि वह एक स्पेस पायरेट था जो पहले और दूसरे दर्जे के ग्रहों से स्पेसशिप लूटने में माहिर था। जहां तक तीसरे दर्जे के ग्रहों से स्पेसशिप की बात है, सीटू कियू जानता था कि वह उन्हें उकसा नहीं सकता, इसलिए जब भी वह उन्हें देखता दूर छिप जाता, कभी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सीटू कियू कोई संत नहीं था। वह न सिर्फ लूटपाट करता था बल्कि कभी किसी को जिंदा भी नहीं छोड़ता था। जिस भी शिकार को वह निशाना बनाता था उसके बचने का कोई चांस नहीं होता था। आखिरकार उसने स्पेस पुलिस को गुस्सा दिला दिया, जिसने किसी भी कीमत पर सीटू कियू को पकड़ लिया।
जब बाहर खतरा होता है तो मैं बिग ब्रदर C2 के पास आता हूँ, शी रोंगशुआन ने हल्की हंसी के साथ कहा। अगर खतरा है तो मेरे पास आना बेकार है, C2 कियू ने आह भरी। भले ही ये छोटे बदमाश हमें अभी नहीं मार सकते, लेकिन सिलेक्शन कंपटीशन खत्म होने के बाद हम मर ही जाएंगे। शी रोंगशुआन के बगल में एक सबऑर्डिनेट बोलने लगा, असल में हम इस बार बिग ब्रदर C2 से जुड़ने आए थे, एक को मारकर बराबरी करने, दो को मारकर एक कमाने, शी रोंगशुआन ने अपने सबऑर्डिनेट को बीच में टोकते हुए कहा। अच्छा, एक को मारकर बराबरी करने, दो को मारकर एक कमाने। C2 कियू के चेहरे पर एक तेज चमक आ गई। वे मुझे शिकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगा कि असली शिकार कौन है। शी रोंगशुआन ने अपने पीछे खड़े अपने आदमी को देखा और उसे लापरवाही से बात न करने का इशारा किया। C2 कियू ने शी रोंगशुआन के कंधे पर थपथपाया। पहले तुम और तुम्हारे भाई बैठकर आराम करने की जगह ढूंढो, मैं उनसे तुम्हारे रहने के लिए जगह साफ करवा दूंगा। ये कहकर C2 कियू मुड़ा और चला गया। C2 कियू को जाते देख शी रोंगशुआन के आदमी ने उत्सुकता से पूछा, बड़े भाई, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वांग हाओ हमें भागने में मदद कर रहा है? शी रोंगशुआन ने अपने आदमी को घूरा। हमें ये पता है, बस इतना ही काफ़ी है। दूसरों को क्यों बताना? क्या तुम्हें पता है कि आखिर में कितने लोग बच निकलेंगे? अगर बहुत ज्यादा हुए तो क्या तुम उनके लिए अपनी जगह छोड़ दोगे? आदमी ने सिर झुका लिया, डांट पड़ी, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सेफ जोन में नाश्ता करने के बाद वांग हाओ ने मेचा जायंट वुल्फ को 2 लाख कैदियों की सेना से ज्यादा दूर नहीं एक जगह पर ले गया। दूर से देखने पर उसे एक घना अंधेरा घेरा दिखा, हर जगह कैदी थे। साथ ही बहुत दूर से वांग हाओ एक डरावना जानलेवा माहौल और जबरदस्त पक्का इरादा महसूस कर सकता था। यह अब थोड़ा मुश्किल है। वांग हाओ का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सिर्फ जानलेवा इरादा होता तो उसे ज्यादा खतरा महसूस नहीं होता, लेकिन वह जबरदस्त पक्का इरादा बहुत डरावना था, जिससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। अब ये सभी कैदी जानते थे कि वे वैसे भी मरने वाले हैं, इसलिए वे युद्ध के मैदान में शानदार तरीके से मर सकते हैं, इन स्टूडेंट्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। इतने पक्के इरादे से लड़ते हुए उनकी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना चाहिए। अचानक वांग हाओ रुक गया, क्योंकि उसे पता चला कि शी रोंगशुआन और उसके 50,000 से ज्यादा कैदी भी वहां थे। ये दिलचस्प होता जा रहा है। वांग हाओ के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। ऐसा लगा कि वह समझ गया था कि शी रोंगशुआन क्या करने की योजना बना रहा है। लेकिन शी रोंगशुआन के इतने प्रोएक्टिव होने की वजह से 2 लाख कैदियों से सिर्फ 2 मिलियन पॉइंट्स लेना थोड़ा अजीब लगा। लगता है मुझे शी रोंगशुआन की मदद करनी होगी। वांग हाओ ने एक पल सोचा, फिर मेका जायंट वुल्फ को आसमान में उड़ाया और 2 लाख नहीं, 2.5 लाख कैदियों की सेना की तरफ बढ़ा। दुश्मन हमला, कैदी चिल्लाए और कुछ ने बंदूकों से आसमान में गोलियां चलाईं। लेकिन 4 खास यूनिवर्सिटीज ने कैदियों को जो हथियार दिए थे, वे सभी सेकंड लेवल डैमेज वाले हथियार थे, जो जायंट वुल्फ जैसे थर्ड लेवल मेका पर ज्यादा से ज्यादा हल्का निशान छोड़ सकते थे। अब मेरे पास सेकंड लेवल स्टैमिना स्टोन खरीदने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं। वांग हाओ की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और जायंट वुल्फ के कंधों पर रखी गैटलिंग बंदूकें तुरंत नीचे की ओर मुड़ गईं। नहीं, ये थर्ड लेवल मेका है, सब लोग जल्दी से रास्ते से हट जाओ। कैदी डर के मारे चिल्लाने लगे और छिपने के लिए तेजी से इधर उधर भागने लगे। लेकिन कई कैदी आसमान में विशालकाय वुल्फ मेचा को ध्यान से देख रहे थे। वांग हाओ की दिमागी ताकत खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, फिर वे दौड़कर उसे तुरंत मार डालेंगे। साथ ही उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट में इतनी मेंटल एनर्जी हो सकती है कि वह एक थर्ड लेवल बीस्ट टाइप मेका को कंट्रोल कर सके। दा जैसे ही गैटलिंग गन ने फायर करना शुरू किया, झुलसाने वाली भयंकर और बेमिसाल गोलियों ने खाली जगह को तबाह कर दिया, जो तेज तलवारों की तरह जमीन की ओर जा रही थीं। तुरंत चीखें गूंजीं। शी रोंगशुआन की नज़र थोड़ी नीचे झुकी और उसने शांति से कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूं कि वांग हाओ क्या करने का प्लान बना रहा है। ये कहकर वह उछल पड़ा और वांग हाओ की तरफ तेजी से बढ़ा। सब लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। एक गहरी गूंजती हुई आवाज गूंजी और C2 कियू अपनी ताकतवर आभा के साथ एक बड़ी कुल्हाड़ी लिए हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में पागलपन की हल्की सी चमक थी। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट जो थर्ड लेवल मेका चला सकता था, उसने बेशक वांग हाओ के जबरदस्त टैलेंट को दिखाया। C2 कियू का मानना था कि अगर वांग हाओ मारा गया तो चारों बड़ी यूनिवर्सिटी को बहुत पछतावा होगा। ये बॉस C2 है, कैदी खुशी से चिल्लाए और उसके लिए रास्ता बनाया। C2 कियू का हट्टा कट्टा शरीर भीड़ से बाहर निकला और वांग हाओ को बेपरवाही से देखने लगा। अरे नासमझ बदमाश, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि तुम आसमान में हो तुम अजय हो? फुस, एक तेज फुस की आवाज आई जब C2 कियू ने अपने हाथ में पकड़ी बड़ी कुल्हाड़ी जायंट वुल्फ मेका की ओर फेंकी।
वांग हाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी कुल्हाड़ी कोई खूंखार जानवर हो जो किसी को खा जाने को बेताब हो और अपने साथ तेज ऑरा की एक धार लिए हुए हो। सीटू कियू का चेहरा थोड़ा गुस्से वाला था और उसके हर कदम में खून की तेज गंध थी। उसकी आंखें अचानक जमीन पर गिरीं और वह उछल पड़ा और वांग हाओ की तरफ बढ़ा। वांग हाओ गैटलिंग गन को घुमाकर सीटू कियू को मधुमक्खी के छत्ते में बदलना चाहता था, लेकिन साफ तौर पर बहुत देर हो चुकी थी। वह हमले का सामना करने के लिए सिर्फ जायंट वुल्फ मेचा के पंजे उठा सकता था। क्लैंग! बड़ी कुल्हाड़ी ने भेड़िए के पंजे पर जोर से वार किया, जिससे चिंगारियां निकलीं और उनके कानों में धातु की तेज टक्कर की आवाज गूंजी। अभी खत्म नहीं हुआ है। सीटू कियू पहले ही जायंट वुल्फ मेचा के सामने कूद गया था। उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींच लिया और उसे जायंट वुल्फ पर एक जबरदस्त तेजी से गिरा दिया, आसमान चीर देने वाली मुट्ठी। यह मुक्का मारने के लिए था, सीधा और आसान, बिना किसी दिखावटी चाल के। बूम! अचानक मुट्ठी और मेटल के टकराने की दबी हुई आवाज आए और एक पल में जायंट वुल्फ मेचा से वांग हाओ के शरीर में एक बहुत बड़ी ताकत फैल गई। फफ! वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसे जोर का झटका लगा हो और उसने मुंह भर खून थूक दिया। जायंट वुल्फ मेचा तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, आसमान से गिर गया। मैं अभी भी बहुत नया हूँ। ये बात वांग हाओ के दिमाग में कौंधी। उन स्टूडेंट्स की तुलना में वह सच में उन्हें आसानी से हरा सकता था, लेकिन इन अनुभवी कैदियों की तुलना में वह तोप लिए हुए बच्चे जैसा था, जिसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ फायर करना है। लगता है लौटने के बाद मुझे ड्रीम बैटलफील्ड में अच्छी तरह से तैयार होने और अपने प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए पॉइंट्स खर्च करने होंगे। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ मैकेनिकल बड़े भेड़िए का बड़ा शरीर आसमान से नीचे गिरा। वांग हाओ मैकेनिकल बड़े भेड़िए से निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने सीटू कियू को देखा, जिसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। वह लड़ने की ताकत की कमी के कारण नहीं, बल्कि अनुभव की कमी के कारण हारा था। हालांकि लड़ाई में हार तो हार होती है और कोई बहाना नहीं होता। ये बच्चा अभी मरा नहीं है। सीटू कियू की नज़रें ठंडी हो गईं। उसने जमीन से बड़ी कुल्हाड़ी उठाए, अपने पैरों से धक्का दिया और वांग हाओ की तरफ दौड़ा। भले ही वांग हाओ अपनी रस्सी के आखिर में था, सीटू कियू को उसे जल्दी से खत्म करना था और वांग हाओ को अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके बिल्कुल भी भागने नहीं देना था। शी रोंगशुआन ने थोड़ा मुंह बनाया, ये सोचते हुए कि आगे बढ़कर वांग हाओ को बचाए या नहीं। आखिरकार वांग हाओ ही उसके निकलने की एकमात्र उम्मीद था। वांग हाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सभी कैदियों के सामने लेवल 3 रिकवरी पोशन की एक बोतल एक ही घूंट में पी ली। उसका शरीर तुरंत नॉर्मल हो गया। एक लेवल 3 रिकवरी पोशन। सीटू कियू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस हाई स्कूल स्टूडेंट का बैकग्राउंड पक्का आसान नहीं था। उसके पास न सिर्फ लेवल 3 का जानवर जैसा मेका था, बल्कि वह अपने साथ लेवल 3 का रिकवरी पोशन भी रखता था। लेकिन जितना ज्यादा ऐसा होता गया, सीटू कियू उतना ही पागल होता गया। इतने असरदार और टैलेंटेड जीनियस को अपने साथ ले जाना उन खुद को बड़ा समझने वाली 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज को सच में चुभेगा। वांग हाओ ने शांति से सीटू कियू को देखा, जो हवा में उड़ रहा था। उसने अपना पैर थोड़ा ऊपर उठाया, उसका शरीर हल्की हवा की तरह था और वह सीटू कियू की नज़रों से तुरंत गायब हो गया। वह कहाँ गया? सीटू कियू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अगले ही पल वांग हाओ की शक्ल सीटू कियू के सामने एक भूत की तरह दिखाई दी, जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। उसकी पूरी आभा एक धार की तरह बह निकली और सीटू कियू को घूरते हुए उसकी नज़रें ठंडी थीं। बड़ी तलवार के एक वार के साथ वह एक जंगली घोड़े की तरह बिना लगाम के निकली, अपने पीछे तलवारों की कई परछाइयां छोड़ती हुई और एक ऐसी रफ्तार से सीटू कियू की ओर बढ़ी जिसे रोका नहीं जा सकता था। ओह नहीं! सीटू कियू का चेहरा डर से भर गया। तेज! ये बहुत तेज था। यह कोई बड़ी तलवार बिल्कुल नहीं थी, यह एक तेज तलवार थी। बिना ये सोचे कि वांग हाओ इतनी तेजी से बड़ी तलवार क्यों चला सकता है, सीटू कियू ने रोकने के लिए अपने हाथ में बड़ी कुल्हाड़ी उठाई। क्लैंग! अचानक मेटल की एक तेज टक्कर हुई। एक पल में बड़ी कुल्हाड़ी से एक बहुत बड़ी और बेमिसाल ताकत फैली। सीटू कियू को ऐसा लगा जैसे उसे जोरदार झटका लगा हो। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, कई कदम पीछे लड़खड़ा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपने सामने बिना हिले डुले वांग हाओ को घूर रहा था। कुछ ही मिनटों में दोनों के बीच की पोजीशन तुरंत बदल गई। वांग हाओ, जो हार गया था, अचानक लड़ाई पर कंट्रोल कर लिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम पहले से ही भागने की कोशिश कर रहे हो। वांग हाओ की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। बड़ी तलवार हवा में चीरती हुई सीटी जैसी आवाज कर रही थी। आगे की ओर झपटे हुए उसने तुरंत सीटू कियू की छाती पर वार किया और तुरंत गर्म खून बहने लगा। शी रोंगशुआन ये सीन हैरानी से देख रहा था, उसका दिमाग खाली था। नेचुरली परफेक्ट फुटवर्क, नेचुरली परफेक्ट बड़ी तलवार की मास्टरी, क्या यह मजाक था? क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली बार मिलने के आधे महीने से भी कम समय में वांग हाओ इतने खतरनाक लेवल का हो गया हो?
बॉस सीटू मर गया। एक कैदी डर के मारे चिल्लाया। वान हाओ और मरे हुए सीटू कियू को खाली आंखों से घूर रहा था। तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? एक जख्मी चेहरे वाले आदमी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, हम सब मौत की सजा पाए कैदी हैं, डरने की क्या बात है। अब चलो सब मिलकर इस जीनियस को मार डालते हैं। अंडरवर्ल्ड का सफर अकेला नहीं होगा। ठीक है, उसे मार डालो। तुरंत मारने की चीखें गूंजने लगीं। कैदियों ने गुस्से से वान हाओ को देखा, बिना किसी बचाव के बेपरवाही से उसकी ओर दौड़े। वान हाओ की आंखें टॉर्च की तरह थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी उंगली पर लगी लेवल 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग से बिजली की एक तेज रोशनी निकली, जिसने आसपास के 100 मीटर के दायरे को घेर लिया। आह, कैदियों को कट लग रहा था। वे बेतहाशा छटपटा रहे थे और बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उसी समय वान हाओ ने अपने हाथ में बड़ी तलवार उठाई और तलवार की एनर्जी निकली। वह ऐसे चल रहा था जैसे किसी बगीचे में टहल रहा हो, ऊपर नीचे उछल रहा हो, घनी भीड़ के बीच से निकल रहा हो, ब्लेड और तलवारों की ठंडी और डरावनी चमक को नज़रअंदाज कर रहा हो। ये डरावना था। शी रोंगशुआन ने वान हाओ की आकृति को देखा, जो भूत की तरह टिमटिमा रही थी और उसके गालों से ठंडे पसीने की कुछ बूंदें रिस रही थीं। नेचुरली परफेक्ट फुटवर्क और नेचुरली परफेक्ट बड़ी तलवार की महारत ने मिलकर वान हाओ को पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। अपनी भयानक ताकत, अपने बेहतरीन इक्विपमेंट और ज़बरदस्त समझ के साथ उसे ग्रुप कॉम्बैट का कोई डर नहीं था। शी रोंगशुआन को सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ वान हाओ की हार्टबीट थी, जो कभी तेज़ नहीं होती थी। चाहे उसका सामना किसी भी चीज़ से हो, उसने कभी डर नहीं दिखाया, जैसे कि वह दुनिया की किसी भी मुश्किल सिचुएशन को आसानी से संभाल सकता है। असल में शी रोंगशुआन को नहीं पता था कि वान हाओ का कॉन्फिडेंस उस रिवाइवल गोल्ड कॉइन से आया था जो उसने नोविस गिफ्ट पैक से खोला था। वह न सिर्फ मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता था, बल्कि वह किसी भगवान की तरह भी हो सकता था। उसके पास इतना खजाना होने पर उसे किस बात से डर लग सकता था। डिंग डोंग, होस्ट को किसी को मारने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई। वान हाओ के सीटू कियू को मारने के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन साउंड उसके कानों में गूंजता रहा। जब वान हाओ ने 500 कैदियों को मार डाला और 5 मिलियन विलेन पॉइंट्स पा लिए तो वह रुक गया। ऐसा नहीं था कि वह अब और मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसका स्टैमिना खत्म हो रहा था। अगर वह मारता रहा तो शायद बाद में वह निकल ना पाए। आखिर दूसरी तरफ 250,000 कैदी थे। अगर वे चुपचाप खड़े भी रहते और उसे उन्हें मारने देते तो भी वह इसे झेल नहीं पाता। इसके अलावा लेवल 3 रिकवरी पोशन की भी एक डेली लिमिट थी, ज़्यादा पीने से वह बेअसर हो जाती। वान हाओ ने अपनी तलवार पकड़ी, उसकी नज़र उन कैदियों पर पड़ी जो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसने धीरे से कहा, और कौन? गप। कैदियों ने निगल लिया, उनके शरीर में ठंडक दौड़ गई। धत्तेरे की, उसने बिना पलक झपकाए 500 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। क्या ये सच में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसने पहले कभी खून नहीं देखा? भले ही उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 500 से ज़्यादा लोगों को नहीं मारा था, है ना? इस समय कैदियों की नज़र में वान हाओ एक खूनी पागल था, और पैदाइशी खूनी पागल। डिंग डोंग, होस्ट को एक खूनी के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, बधाई हो। डिंग डोंग, होस्ट को कुल 3 मिलियन विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। वान हाओ ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। कैदियों द्वारा एक बुरे आदमी के रूप में पहचाने जाने पर यह एहसास उसे इतना असहज क्यों कर रहा था? क्या वह इन मौत की सज़ा पाए कैदियों से ज़्यादा घिनौना था? भूल जाओ, घिनौना तो घिनौना होता है। वान हाओ ने बड़ी तलवार पकड़ी और मैकेनिकल बड़े भेड़िए की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह शी रोंगशुआन के पास से गुजरा, उसने उसे सफ़ेद दवा की 2 बोतलें दी और धीरे से कहा, 250,000 काफ़ी नहीं है। शी रोंगशुआन का मुंह फड़क उठा। उसका सच में मन कर रहा था कि वान हाओ का कॉलर पकड़कर चिल्लाए, कुल 500,000 कैदी हैं और तुम शिकायत कर रहे हो कि 250,000 अकेले तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हैं। क्या तुम दूसरे स्टूडेंट्स के लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं छोड़ सकते? लेकिन शी रोंगशुआन ने आखिर में यह नहीं कहा। इसके बजाय उसने पूछा, ये किस तरह का पोषण है? एंटीडोट। वान हाओ ने अपना हाथ हिलाया, उस मैकेनिकल बड़े भेड़िए पर कूदा और आसमान में उड़ गया। एंटीडोट। शी रोंगशुआन ने अपने हाथ में सफ़ेद पोषण को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या वान हाओ जहर इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा था? लेकिन क्या उसे डर नहीं था कि 4 बड़ी यूनिवर्सिटी मुसीबत मोल लेने आ जाएंगी? सिलेक्शन कंपटीशन में साफ साफ लिखा था कि पोषण इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, जहर तो दूर की बात है। नहीं, ये सही नहीं है। पिछली बार वान हाओ ने भी लेवल 3 रिकवरी पोशन पिया था, लेकिन उसे डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया गया? शी रोंगशुआन के चेहरे के हाव भाव अचानक बहुत बदल गए। उसे धरती पर वान हाओ के बारे में जानकारी याद आ गई, एक जीनियस फार्मासिस्ट जिसे बचपन से ही पोषण पर रिसर्च करना पसंद था।
कमांड टावर। वीडियो में सभी टीचर और प्रिंसिपल वांग हाओ की बहुत तारीफ कर रहे थे। वांग हाओ की एडजस्ट करने की क्षमता बहुत मजबूत है। उसकी आंखें देखो, वे बहुत शांत हैं। अभी सिटू कियू से हारने के बाद उसने तुरंत अपना माइंडसेट एडजस्ट कर लिया। ये सच में बहुत कम होता है, खासकर इसलिए कि वांग हाओ फेलियर से सीख सकता है और पुरानी गलतियां नहीं दोहराता। मैं उसे इसी वजह से पसंद करता हूँ। सबसे ज़रूरी बात उसका मेंटल एडजस्टमेंट है। ज़्यादातर लोग हार के बाद कुछ समय के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन वांग हाओ तुरंत फिर से लड़ सकता है, जिससे वह पैदाइशी वॉरियर बन जाता है। और वह बिना पलक झपकाए 250,000 कैदियों की आर्मी का सामना कर सकता है। उसका शांत रहना सच में कमाल का है। घिरे होने पर भी वह शांत रह सकता है। मैं, एक बूढ़ा आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। वांग हाओ की एजुकेशन के बारे में मुझे लगता है कि अब हमें उसके माइंडसेट पर समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो कमी है वह है प्रैक्टिकल कॉम्बैट एक्सपीरियंस। असल में वांग हाओ खेती के हर मामले में बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज़ है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वह है उसकी पर्सनैलिटी। असल में ये कहने के बजाय कि वांग हाओ मारते समय शांत रहता है, ये कहना ज़्यादा सही होगा कि वह इंसानी ज़िंदगी के प्रति बेपरवाह है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये खतरनाक हो सकता है। ये सही है। अगर वांग हाओ की बेपरवाही सिर्फ कैदियों के प्रति है तो ये लोगों के लिए एक आशीर्वाद है। नहीं तो ये खतरनाक होगा। मैंने वांग हाओ की कुछ जानकारी देखी है और उसकी हाल की ज़िंदगी से ये देखना मुश्किल नहीं है कि भले ही उसकी पर्सनैलिटी बहुत ख़राब है, लेकिन कम से कम उसका एक बॉटम लाइन तो है। एक बॉटम लाइन होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उसे एक अच्छा इंसान बनना नहीं सिखाना चाहिए। ये बात समझ में आती है। वांग हाओ की पढ़ाई के लिए हमें सोच वाले पहलुओं पर जोर देना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल जोंगली ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि वह वांग हाओ को समझते थे। वह एक बदमाश था, लेकिन उसे कभी बुरा इंसान नहीं कहा जा सकता था। हालांकि वह जो काम करता था वह अक्सर बहुत बुरा होता था। कुल मिलाकर उसे सिर्फ एक चालाक छोटी लोमड़ी ही माना जा सकता था, जिसे मौके का फ़ायदा उठाना, मन में द्वेष रखना और दूसरों का फ़ायदा उठाना पसंद था। इस समय प्रिंसिपल जोंगली वीडियो देख रहे थे जिसमें वांग हाओ ने शी रोंगशुआन को सफ़ेद दवा की एक बोतल दी थी। खासकर जब वांग हाओ ने यह कहा कि यह एक एंटीडोट है तो प्रिंसिपल जोंगली का चेहरा तुरंत बदल गया। वह अचानक अपनी कुर्सी से उछल पड़े, ये सोचते हुए वह छोटा बदमाश वांग हाओ जहर इस्तेमाल करने का प्लान तो नहीं बना रहा है ना। प्रिंसिपल ली हाओ हंसे बिना नहीं रह सके। प्रिंसिपल जोंग, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। भले ही वांग हाओ लेवल 3 का अल्केमिस्ट हो, लेकिन उसके बनाए जहर की ताकत कम होगी और चिंता की कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल जोंगली ने एक पल सोचा। ये सही लगा। हालांकि लेवल 3 का अल्केमिस्ट जानलेवा जहर बना सकता था, लेकिन ज़रूरी जड़ी बूटियां सरकार के कंट्रोल में थीं और वांग हाओ अपनी मौजूदा हालत में उन्हें खरीद नहीं सकता था। इसलिए वांग हाओ का बनाया कोई भी जहर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। ये समझने के बाद प्रिंसिपल जोंगली ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी भावना उसे बता रही थी कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। वांग हाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए क्या वह सच में शी रोंगशुआन को बिना किसी वजह के एक आम एंटीडोट देगा? इस समय सेफ जोन में हंगामा मच गया था। वांग हाओ के पॉइंट्स फिर से बढ़ गए थे, जिससे सभी स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि वह कैदी सेना में चला गया होगा। इससे कई उत्सुक स्टूडेंट्स तुरंत कैदी सेना की जगह पर भागे, ये देखने के लिए कि वांग हाओ कैसे पॉइंट्स जमा कर रहा है। लेकिन न देखना ही बेहतर था, क्योंकि देखना बिल्कुल डरावना था। उसके शानदार फुटवर्क, उसकी ज़बरदस्त बड़ी तलवार, सब्जी काटते हुए उसका एक्सप्रेशन और मेरे अलावा और कौन वाला उसका बेजोड़ ऑरा, इन सब ने स्टूडेंट्स को डर और हैरानी से भर दिया। जब वांग हाओ ने 500 से ज़्यादा लोगों को मार डाला और फिर बेफिक्र होकर चला गया तो स्टूडेंट्स में गुस्सा भड़क गया। अकेले ही 250,000 कैदियों की सेना पर हमला करना, फिर न सिर्फ अकड़कर निकल जाना बल्कि कैदियों के एक ग्रुप को इतना डराना कि वे उसका रास्ता रोकने की हिम्मत भी न करें। क्या यह आदमी सच में हाई स्कूल का स्टूडेंट था? जैसे ही वांग हाओ सेफ जोन में गया, वह तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने खूबसूरत औरतों का एक ग्रुप देखा, एक ब्यूटी कॉप्स, जिनकी आंखों में सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पूरा खा जाना चाहती हों। यहाँ क्या हो रहा है? वांग हाओ ने कन्फ्यूजन में अपना सिर खुजलाया। उसने इनमें से किसी भी औरत को नहीं पहचाना। लेकिन इससे पहले कि वांग हाओ कुछ रिएक्ट कर पाता, वे उस पर टूट पड़ी, उसे पूरी तरह से घेर लिया। भाई वांग हाओ, तुम सच में बहुत खास हो, बहुत हैंडसम हो। खासकर जिस तरह से तुम अपनी बड़ी तलवार चलाते हो, हजारों सैनिकों के बीच आज़ादी से घूमते हो, उसने सच में मुझे तुरंत मोहित कर लिया। वो मसल्स इतनी मजबूत, मैं मुश्किल से झेल पा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़कियों की लगातार बातें सुनकर वांग हाओ तुरंत समझ गया, यह उसका फैन क्लब था। खांसी खांसी।
वांग हाओ ने अपना गला साफ किया। लेडीज, यह एक पब्लिक जगह है। हम यहाँ दूसरों को परेशान करेंगे। क्यों ना हम एक कमरे में जाकर धीरे धीरे बातें करें। इस तरह हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वांग हाओ को हॉल से गुस्से की लहर महसूस हुई। उसने देखा कि मेल स्टूडेंट्स उसे बहुत कड़वे भाव से देख रहे हैं। उसी समय इन मेल स्टूडेंट्स ने वांग हाओ को मन ही मन जानवर कहकर कोसा। इतनी सारी सुंदरियां, और उसने उन सभी को एक साथ लेने का प्लान बनाया। क्या उसे फटने का डर नहीं था? जानवर, ऐसा सीन देखकर पास ही बैठी जिया वेई इन बेशर्म लड़कियों को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वांग हाओ की बदनामी क्वालिफाइंग ग्राउंड में ही फैल चुकी थी। ये औरतें ऑनलाइन जाकर आसानी से पता लगा सकती थीं कि वांग हाओ कैसा इंसान है, फिर भी वे उस पर टूट पड़ीं। सच में बेशर्म औरतें। तुमने देखा है कि वांग हाओ का टैलेंट कितना मजबूत है। बेशक लेवल 1 के ग्रह पर पैदा हुई ये औरतें ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगी, ले जुबान ने कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए कहा। नहीं, मैं बिल्कुल खड़ी होकर वांग हाओ को इतना घमंडी होते हुए नहीं देख सकती। जिया वेई के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और 100 स्कूल्स कंपटीशन से वांग हाओ की वाइवम जैसी मुस्कान को सेफ जोन हॉल में बड़ी स्क्रीन पर अपलोड कर दिया। तुमने उसकी वह शैतानी मुस्कान क्यों रखी? ले जुबान कांपने लगी। जब भी वह उस मुस्कान के बारे में सोचती तो उसके पैरों के तलवों से लेकर दिल तक एक ठंडक दौड़ जाती। बेशक ये बुराई को दूर भगाने के लिए है। जिया वेई ने कन्फर्म पर क्लिक किया और वांग हाओ की वाइवम जैसी मुस्कान तुरंत हॉल में स्क्रीन पर आ गई। एक पल में पूरा हॉल शांत हो गया। सबके मन में बस एक ही ख्याल आया, कितनी शैतानी मुस्कान है। खासकर वांग हाओ के आसपास की लड़कियां, वे सब अपने आप कुछ कदम पीछे हट गईं। हालांकि वे वांग हाओ से चिपकना चाहती थीं, लेकिन उस शैतानी मुस्कान ने उन्हें अजीब तरह से वांग हाओ के एक हाथ में चाबुक पकड़े होने की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया और दूसरे में एक मोमबत्ती, जिससे उन्हें अजीब सी मुस्कान मिली। ये सोचकर लड़कियां जोर से कांपने लगीं। सभी ने कहा कि वे अपनी जिंदगी के साथ बिल्कुल मजाक नहीं करेंगी। मुझे अचानक याद आया कि मेरा बाद में एक अपॉइंटमेंट है, एक प्यारी सी जवान लड़की ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। मुझे अचानक लग रहा है कि मैं क्वालिफाइंग राउंड के लिए सही नहीं हूँ। एक लंबी टांगों वाली खूबसूरत लड़की भी चली गई। मुझे अचानक भूख लगी है, मैं खाने जा रही हूँ। एक बड़ी बहन जैसी लड़की डर के मारे भाग गई। मेरी मम्मी ने मुझे डिनर के लिए घर जाने को कहा। मेरी दादी बीमार हैं और उन्हें मेरी ज़रूरत है कि मैं वापस जाकर उनकी देखभाल करूँ। वांग हाओ ने देखा कि उसके आसपास की खूबसूरत लड़कियां एक एक करके चली गईं, सभी अजीब बहाने बना रही थीं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। उसके फैन क्लब को क्या हो गया? वे एक टेस्ट का सामना करने में इतने नाकाम कैसे हो सकते हैं? डिंग डोंग, होस्ट को बदमाश के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को बुरे आदमी के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने पर बधाई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, होस्ट को कुल 360,000 विलेन पॉइंट्स मिलने पर बधाई। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अपनी घायल हालत से आज़ाद हो गया। अब कैदी सेना से मिले विलेन पॉइंट्स के साथ उसके पास कुल 10 मिलियन विलेन पॉइंट्स थे। 10 सेकंड लेवल स्टैमिना स्टोन्स के बदले, वांग हाओ ने अपने मन में सिस्टम से कहा। डिंग डोंग, एक्सचेंज सफल रहा। 5 मिलियन विलेन पॉइंट्स लगे, 5 मिलियन पॉइंट्स बचे हैं। जब वांग हाओ ने सेकंड लेवल के सभी 10 स्टैमिना स्टोन इस्तेमाल कर लिए तो उसे तुरंत अपने पूरे शरीर में कभी न खत्म होने वाली ताकत महसूस हुई, जैसे वह सच में थकेगा ही नहीं। खासकर उसके अंदर की असली क्यूई, वह साफ महसूस कर सकता था कि उसकी रिकवरी स्पीड पहले से कहीं ज़्यादा तेज थी। जब जिया वेई ने वांग हाओ को मुस्कुराते हुए देखा तो वह तुरंत नाराज़ हो गई। क्या वांग हाओ को ऐसे समय में इतना ज़्यादा नखरे नहीं करने चाहिए? क्या उस बड़े बुरे आदमी वांग हाओ में मैसोचिस्टिक जीन है? जिया वेई ने अपने गाल फुलाए, गुस्से में कहा। इतनी सारी औरतें उसे बुरा भला कह रही हैं और वह फिर भी मुस्कुरा सकता है। ले जुबान ने अपना माथा रगड़ते हुए बेबसी से कहा, मेरी प्यारी मिस जिया वेई, वांग हाओ के खिलाफ जाने के बारे में सोचना बंद करो। चलो सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। जिया वेई के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैंने पहले ही पूछ लिया है। कियान वानयांग के पास 5,000 आदमी हैं और चेन याओ के पास 20,000 आदमी हैं। जब तक हम इन दोनों को हरा देते हैं, हमारे पास लगभग 30,000 लोग होंगे। इन 30,000 सैनिकों के साथ हम इस सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में सबसे मजबूत ताकत होंगे। यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि चेन याओ को कैसे हराया जाए? ले जुबान ने अपना सिर हिलाया। चेन याओ के सोनिक अटैक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाले को कौन सी मार्शल आर्ट आती है या उनकी कल्टीवेशन कितनी मजबूत है। जब तक उनकी मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत नहीं होगी, वे सोनिक वेव्स से ज़रूर हैरान हो जाएंगे। चेन याओ से टकराने के बाद वांग हाओ के कान भी बहरे हो गए थे। अगर वे जाते भी तो वे असल में वापस बह जाते। यहीं से तुम्हारी बारी है।
जिया वेई ने ले जुबान की तरफ एक भान उठाए। मैं, ले जुबान ने खुद की तरफ इशारा किया। जिया वेई ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक तुम्हारी शूटिंग की स्पीड इतनी तेज है कि उसके गले पर लग जाए, सब ठीक हो जाएगा। गले पर मारने से कोई मर जाएगा। ले जुबान ने जिया वेई को आंखें घुमाईं। हर बार जब वह स्टूडेंट्स पर गोली चलाती थी तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह ज़रूरी पॉइंट्स पर निशाना लगाए, लेकिन कैदियों के लिए यह एक अलग कहानी थी। प्लीज़ मेरी प्यारी मिस ले जुबान, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, ठीक है? जिया वेई ने गुस्से में ले जुबान की छाती पकड़ ली। जब तुम ट्रू क्यूई बुलेट्स इस्तेमाल कर सकती हो तो बस कम ट्रू क्यूई डालो और कम पावर वाली ट्रू क्यूई बुलेट को गाढ़ा करो। क्या ये काम नहीं करेगा? तुम लड़की हो, इतनी गंदी हरकतें मत करो, ठीक है? ले जुबान ने दोनों हाथों से अपनी छाती ढक ली और जिया वेई को घूरा, फिर थोड़ा सा मुंह बनाया। कम ट्रू क्यूई डालने से सच में बहुत कम नुकसान होगा। मैं शायद इसे आजमा सकूं। ठीक है, चलो अब चेन याओ से लड़ते हैं और उसे बात मानकर सरेंडर करवाते हैं। जिया वेई ने ले जुबान को खींचा और बाहर भाग गया। इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है ना? ले जुबान चिल्लाया। जल्दबाजी नहीं करने का क्या मतलब है? उस बड़े बुरे आदमी वांग हाओ के पास पहले से ही 500,000 पॉइंट्स हैं और वह अभी भी यहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह यहाँ टूरिज्म के लिए है? जिया वेई ने गुस्से में कहा। वह बड़ा बुरा आदमी ज़रूर 200,000 कैदी सेना से 2 मिलियन पॉइंट्स हड़पने का कोई तरीका सोच रहा होगा। अगर हम धीमे रहे तो हमें सूप का एक बूंद भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर ले जुबान को भी लगा कि चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं। वांग हाओ की पर्सनैलिटी को देखते हुए कि वह सब कुछ खा जाता है और पीछे कुछ नहीं छोड़ता, वे 200,000 कैदी सैनिक सच में उसके टारगेट रेंज में हो सकते थे। इस समय वांग हाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि किसने उसकी अच्छी किस्मत खराब कर दी है। इसके बजाय वह अपने कमरे में वापस आया, मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन के लिए ज़रूरी जड़ी बूटियों के बदले में 1 मिलियन पॉइंट्स खर्च किए, सफलतापूर्वक एक मेरिडियन ब्रेकिंग पोशन बनाया और अपनी कल्टीवेशन को मार्शल मास्टर लेवल 2 तक बढ़ाने की योजना बनाई। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में वांग हाओ कल्टीवेशन कर रहा था और अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। सीटू कियू की मौत के बाद शी रोंगजुवान ने जल्दी से कैदी सेना पर कंट्रोल कर लिया और वांग हाओ के निर्देशों के अनुसार सभी बिखरे हुए कैदियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन 2 छोटे दिनों में शुरू की 250,000 कैदियों की सेना बढ़कर 300,000 हो गई थी। बचे हुए 200,000 कैदियों को पिछले कुछ दिनों में कई मिलियन स्टूडेंट्स में बांट दिया गया था, खासकर जिया वेई और ले जुबान, जिन्होंने कैंपेन में स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप को लीड किया और हर एक ने हज़ारों पॉइंट्स कमाए। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की बात पर जिया वेई ने कहा कि उसका ऐसा कोई विचार या इरादा नहीं था। वह पूरी तरह से जोहो बापी एक बदनाम कंजूस जमींदार की तरह काम कर रही थी। लेकिन हैरानी की बात है कि जिया वेई के हिंसक दमन के तहत किसी ने भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही बाहर के कैदियों को हटाया गया, स्टूडेंट्स भी इकट्ठा हो गए, जिससे सेफ जोन अचानक भर गया। गिनती के अनुसार 3 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए थे। इससे जिया वेई के सबॉर्डिनेट्स की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई। सिर्फ 2 दिनों में उसने 2.3 मिलियन स्टूडेंट्स इकट्ठा कर लिए और एक असली रानी बन गई। वांग हाओ अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था, उसके माथे पर नसें उभरी हुई थीं और पसीने की बूंदें थीं। अचानक वांग हाओ का शरीर जोर से कांपने लगा और उसके अंदर से एक तेज दबी हुई आवाज़ निकली। उसके शरीर से एक तेज ऑरा फैल गया। उसके डेंटियन में सच्ची क्यूई का एक जमा हुआ ढेर एक विनाशकारी ताकत की तरह एक मेरिडियन से टकराया। एक पल में सच्ची क्यूई उसके पूरे शरीर में एक टूटी हुई नदी की तरह तेजी से बह निकली। थोड़ी देर बाद वांग हाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली, सांस छोड़ी और अपने पूरे शरीर में एक ऐसा आराम महसूस किया जिसे बताया नहीं जा सकता। इस समय तक वह अपने शरीर के दूसरे मेरिडियन को तोड़कर मार्शल मास्टर लेवल 2 तक पहुंच गया था और उसकी ताकत पहले से कई गुना ज़्यादा थी। मेरी ताकत फिर से बढ़ गई है। वांग हाओ ने एक मुक्का मारा जिससे हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे दबाव का एक जोरदार एहसास हुआ। दहाड़, अचानक बाहर से जोरदार गर्जना हुई। ये सुनकर वांग हाओ के चेहरे के भाव बदल गए। वह जल्दी से खिड़की के पास गया और देखा कि लाखों स्टूडेंट साफ सुथरी लाइनों में खड़े हैं। जिया वेई उन्हें देख रहा है और फिर वे शान से कैदी सेना की जगह की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सच में इस हिंसक लोली की काबिलियत को कम नहीं आंक सकता। वांग हाओ ने कुछ हैरानी से जिया वेई को देखा। उसने सच में उम्मीद नहीं की थी कि जिया वेई उसके लिए लड़ने के लिए इतने सारे स्टूडेंट इकट्ठा कर लेगी। ये जानना ज़रूरी था कि एक बार किसी को भर्ती कर लिया गया तो इसका मतलब था कि पॉइंट्स मिलने की संभावना और भी कम हो जाएगी, जिससे असल में सिलेक्शन कंपटीशन छोड़ दिया जाएगा। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे कैदी सेना पर आखिरी हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई, उसे लगा कि उसका अपना प्लान भी शुरू हो सकता है।
वह सोच रहा था कि इन 2 दिनों में शी रोंगजुवान ने कितने कैदी इकट्ठा किए होंगे। कोई बात नहीं, मैं पहले जाकर देख लूंगा और किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार रहूंगा। वांग हाओ ने अपना सामान इकट्ठा किया, जल्दी से कमरे से बाहर निकला, फिर अपने मेक जायंट वुल्फ में बैठा और आसमान में उड़ गया। कमांड टावर। सभी टीचर और प्रिंसिपल एक्साइटेड थे, आखिरकार आखिरी लड़ाई का इंतजार कर रहे थे। प्रिंसिपल ली हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम साफ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की मेंटल फोर्टिट्यूड कितनी मजबूत है। हाँ, सही। प्रिंसिपल जोंगली ने अपनी दाढ़ी सहलाए और हंसते हुए कहा, चाहे वे कैदी सेना को देखकर डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लें या उनसे लड़ने के लिए हथियार उठा लें, अब ये साफ हो जाएगा। कभी कभी टैलेंट से ज़्यादा हिम्मत ज़रूरी होती है, ली हाओ ने सीरियसली कहा। तो इस सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट्स में न सिर्फ टैलेंट होना चाहिए, बल्कि हिम्मत और खून खराबा भी होना चाहिए। और इन क्वालिटीज़ वाले स्टूडेंट्स पॉइंट्स कमाने में फेल नहीं होंगे। सुम्यू जोर से हंसा, उसकी नज़र जिया वेईवेई और ले जुवान पर पड़ी, जो स्टूडेंट आर्मी को लीड कर रहे थे। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि कैदी सेना के खिलाफ स्टूडेंट आर्मी को लीड करने वाली आखिरकार 2 लड़कियां होंगी। लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिया वेईवेई और ले जुवान की पहले से बुकिंग हो चुकी थी, वे भाग नहीं रहे थे। प्रिंसिपल ली, क्या हमें उस सेफ जोन में इंतजार करने के लिए कुछ डॉक्टरों का इंतजाम करना चाहिए? एक टीचर ने थोड़ी चिंता से पूछा। हालांकि सभी स्टूडेंट्स के पास टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरी तरह सेफ थे। पिछले कुछ दिनों के डेटा के मुताबिक मरने वाले स्टूडेंट्स की संख्या पहले ही 100 तक पहुंच चुकी थी और गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या हजारों तक पहुंच गई थी। अगर अब एक और ग्रुप लड़ाई छिड़ जाती तो यह अंदाज़ा लगाने के लिए किसी जीनियस की ज़रूरत नहीं होती कि कितने लोग मारे जाएंगे। आखिरकार स्टूडेंट्स जिन दुश्मनों का सामना कर रहे थे, वे मौत की सज़ा पाए खतरनाक खूनी कैदियों का एक ग्रुप थे। इसके अलावा ये मौत की सज़ा पाए कैदी गुस्से में थे और हताश, सुसाइडल सोच के साथ लड़ रहे थे। भले ही वे स्टूडेंट्स की संख्या का सिर्फ 10वां हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने जो लड़ने की ताकत दिखाई, उसका सामना ये कम अनुभवी स्टूडेंट्स नहीं कर सकते थे। ली हाओ ने एक पल के लिए गुनगुनाया, फिर सिर हिलाया, मेडिकल स्टाफ को उस सेफ जोन में जाने के लिए कहो ताकि उन स्टूडेंट्स का इलाज किया जा सके जो समय पर अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाए। जल्द ही ली हाओ का ऑर्डर दिया गया और कई मेडिकल स्टाफ तेजी से सेफ जोन में जमा हो गए। अचानक प्रिंसिपल जोंगली ने गुस्से में वांग हाओ को घूरा, जो पहले ही आइसोलेशन से बाहर आ चुका था। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि यह बच्चा वांग हाओ क्या प्लान बना रहा है। क्या वांग हाओ सच में अपना मन भर चुका होगा? नहीं, इस छोटी लोमड़ी की पर्सनैलिटी को देखते हुए वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। प्रिंसिपल जोंगली ने अपना सिर हिलाया। प्रिंसिपल जोंग, क्या आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो रहे हैं? ली हाओ ने गुस्से में कहा, आखिरकार वांग हाओ तो बस एक इंसान है और वह पिछले कुछ दिनों से आइसोलेशन में है, बिल्कुल भी भाग दौड़ नहीं कर रहा है। वह क्या कर सकता है? प्रिंसिपल जोंगली ने अपनी ठुड्डी खुजाई, तुम कहते हो कि वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा, तो फिर तुम उन 2 बोतल एंटीडोट के बारे में कैसे बताओगे जो उसने शी रोंगशुआन को दी थी? यह ली हाओ चुप हो गया, फिर उलझन में बोला, क्या वांग हाओ सच में उन्हें जहर देने और फिर शी रोंगशुआन को भागने में मदद करने का प्लान बना रहा होगा? इस बदमाश के पास बहुत सारी चालें हैं। प्रिंसिपल जोंगली ने बेबसी से आह भरी, तुम्हें आखिरी पल तक पता नहीं चलता कि वह क्या कर रहा है। ये कहने के बजाय कि वांग हाओ के पास कई ट्रिक्स थीं, ये कहना ज़्यादा सही था कि उन्हें बस यह नहीं पता था कि वांग हाओ क्या कर सकता है। वांग हाओ एक रहस्य की तरह था। जब उन्हें लगता था कि वे उसे समझ गए हैं, तो वह हमेशा कोई ऐसा स्किल दिखाता था जिसकी उम्मीद नहीं थी। उदाहरण के लिए, धरती पर वह ऐसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता था जो कुदरती तौर पर बनी हुई लगती थी। ऐसी चीज़ें हाई स्कूल के स्टूडेंट में नहीं दिखनी चाहिए, फिर भी वे आखिर में सबके देखने के लिए दिखाई देती थीं। और कौन यकीन करेगा कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास लेवल 3 के अल्केमिस्ट मास्टर जैसी अचीवमेंट्स थीं। स्टूडेंट आर्मी ने शानदार तरीके से कैदियों की आर्मी का सामना किया। जिया वेईवेई एक शानदार जनरल की तरह स्टूडेंट आर्मी के सामने खड़ी थी, शी रोंगजुवान की कैदियों की आर्मी का सामना कर रही थी। सुनो, दूसरी तरफ के कैदियों, अपने पॉइंट्स ईमानदारी से सौंप दो और ये लड़की तुम्हें कुछ और दिन जीने दे सकती है। अगर तुम बात नहीं मानोगे, हम्फ। जिया वेईवेई ने अपनी बड़ी तलवार जमीन पर पटक दी और एक धमाके के साथ धरती में एक दरार आ गई। शी रोंगशुआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका दिमाग अभी थोड़ा उलझा हुआ था और उसे लग रहा था कि वह इस दुनिया को समझ नहीं पा रहा है। वह जिया वेईवेई को जानता था, वह वांग हाओ के साथ ही हाई स्कूल में थी, लेकिन उसमें पहले इतनी ताकत नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आधे महीने से ज़्यादा समय में धरती में कुछ ज़बरदस्त बदलाव आए हों? बूम बूम, तभी एक जेट इंजन की आवाज़ आई और आसमान से एक तेज़ रोशनी नीचे उतरी जो दोनों सेनाओं के बीच में आकर गिरी। ध्यान से देखने पर वह कोई और नहीं बल्कि वांग हाओ का मेक जायंट वुल्फ था। वांग हाओ,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिया वेईवेई ने वांग हाओ को ध्यान से देखा। हालांकि वांग हाओ अकेला था, यह आदमी बहुत शरारती था। किसे पता था कि वह यहाँ किस बुरे काम से आया है? कुछ नहीं, वांग हाओ ने कंधे उचकाए, जायंट वुल्फ मेक से बाहर निकला। उसने शी रोंगशुआन के पीछे कैदी सेना को देखा, थोड़ा निराश होकर। सिर्फ 300,000 लोग और मुझे 50,000 घटाने हैं, जिसका मतलब है कि सिर्फ 2.5 मिलियन पॉइंट बचे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह बन गए। क्या इस आदमी को पता भी था कि वह क्या कह रहा है? क्या उसका इरादा पूरी 300,000 कैदियों की सेना से लड़ने का था? इससे पहले कि सब कुछ रिएक्ट कर पाते, वांग हाओ ने हल्के लाल रंग के पोषण की एक बोतल निकाली, उसे खोला और हवा के संपर्क में आते ही पूरा पोषण तुरंत गायब हो गया। शी रोंगशुआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वांग हाओ के दिए एंटीडोट को याद करते हुए उसने बिना झिझक के तुरंत अपना पोषण निकाला और पी लिया। ले जुबान ने भी मुंह बनाया और पोषण की एक बोतल निकालकर पी ली। अगर उसे सही याद है तो वांग हाओ ने अभी जो पोषण इस्तेमाल किया था वह 100 स्कूल्स हेजेमनी के दौरान जू कियानकिन के खून से बना था। यह असल में 100 स्कूल्स हेजेमनी के आखिरी बड़े मुकाबले में इस्तेमाल के लिए था, लेकिन वांग हाओ की अजीब लड़ाई की ताकत की वजह से हर कोई पास जाने से डरता था, इसलिए इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन उस समय वे एक टीम थे, इसलिए वांग हाओ ने पहले ही उसे और जिया वेईवेई को एक एंटीडोट दे दिया था, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती थी, ताकि अगर वांग हाओ बिना सोचे समझे जहर का इस्तेमाल करे और उसका फ़ायदा उठाए तो वह बच सके। वह दवाई कितनी जानी पहचानी लग रही है। जिया वेईवेई ने अपना सिर झुकाया, याद करने की कोशिश करते हुए। यही वह जहर है जो वांग हाओ ने बनाया है। तुम्हारा एंटीडोट कहाँ है? ले जुबान ने जल्दी से कहा। जिया वेईवेई अचानक चौंक गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना एंटीडोट निकाला और पी लिया। उफ! अचानक वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और कैदियों ने अपनी गर्दनें पकड़ लीं, उनके चेहरे लाल हो गए और फिर वे जमीन पर गिर पड़े। उनमें बोलने की भी ताकत नहीं थी, बस डरी हुई आंखें दिखा रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है। उसी समय आसमान में एक लाल धुंध फैल गई, जिसने तेजी से सॉली के एरिया को घेर लिया। डिंग डोंग, होस्ट को कामयाबी से जहर देने और 5 मिलियन विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। वांग हाओ ने सिस्टम को नज़रअंदाज किया, लेकिन जिया वेईवेई और ले जुबान को, जो गिरे नहीं थे, कुछ हैरानी से देखा। एक पल बाद उसे आखिरकार याद आया कि उसने 100 स्कूल्स हेजेमनी के दौरान दोनों लड़कियों को एक एंटीडोट दिया था। ये शी रोंगजुबान एक्साइटमेंट से कांप उठा। इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ उसके पास पक्का 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत करने के लिए कैपिटल था। हमारी डील हो गई है। अब तुम क्या करते हो, ये तुम्हारा काम है। वांग हाओ शी रोंगजुबान के पास से गुजरा और 300,000 कैदी सेना के हाथों से पॉइंट्स इकट्ठा करने लगा। शी रोंगजुबान ने वांग हाओ की पीठ की तरफ देखा, उसकी आंखों में मारने का इरादा चमक रहा था। वांग हाओ के डरावने टैलेंट, लेवल 3 अल्केमिस्ट मास्टर के तौर पर उसकी पहचान और उसकी चालाक पर्सनैलिटी के साथ दुश्मन बनना पक्का एक बुरे सपने की शुरुआत होगी। लेकिन जब शी रोंगशुआन को वांग हाओ की लड़ने की ताकत याद आई तो वह तुरंत एक पंचर बॉल की तरह पिचक गया। छोड़ो इसे, पहले मुझे निकलने का तरीका पता लगाना चाहिए।